अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफ से और मैं हूँ वैस मंगल वाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। और आज की सुबह का आगाज़ मुझे एक वो शेर याद आ रहा था, मैंने कहा उससे अगर कर दूँ। वो क्या है? तो कर लूँ भाई। वो बड़े ज़बरदस्त हमारे एक मुसन्निफ़ दानिश्वर गुज़रे हैं और उन्होंने ये एक छोटी सी नज़म कह लें इसको, मगर ये नज़म क्या है, ये ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है कि अमीर ने जो पकड़ी है खूबसूरत लकड़ी है। अच्छा, सही है। अमीर ने जो पकड़ी है खूबसूरत लकड़ी है, इस पे जो नकाशी है गरीब की तराशी है। अमीर की ये सोटी है, गरीब की ये रोटी है। हाँ, रोटी है बिल्कुल। अमीर की ये सोटी है, गरीब की ये रोटी है। ये है बिल्कुल छोटी सी चीज़, मगर इसने बता दिया कि दुनिया में ये जो हैव्स और हैव नॉट्स का जो फ़र्क है, अमीर और गरीब का फ़र्क, वो एक छोटी सी चीज़ से भी वाज़े हो सकता है। बिल्कुल। आप देखें किसमें क्या चीज़ किसकी है, कितना काम किसने पुट किया है, एफर्ट कितनी किसने डाली है, और फिर जब वो किसी के हाथ में आती है तो हाँ। वो पैसों के एवज ठीक है आती होगी, लेकिन ये है कि लेकिन वो जो पैसे हैं उस गरीब को बैकग्राउंड उसका क्या है। हाँ बिल्कुल। उस गरीब की मेहनत, उस गरीब की रोटी उससे वाबस्ता है। अगर वो नहीं बनाएगा तो मर जाएगा। भाई बेहतरीन इसकी मिसाल खवातीन हमें देख रही होंगी। बेहतरीन मिसाल जो है ना, हमारे यहाँ शादियाँ वादियाँ होती हैं, ज़ाहिर है कपड़े शपड़े बनते हैं। हाँ खवातीन सेट हो जाए वैसा। शादियाँ वादियाँ होती हैं, कपड़े शपड़े बनते हैं, लड़कों के भी, लड़कियों के भी, बच्चियों के भी, ठीक है। तो अब वो जो कपड़े हैं उनमें बहुत मर्तबा, हम कहते हैं ना भावलपुर की नक्शो निगार, वो भावलपुर की पता नहीं मुल्तानी कढ़ाई, वो जो रिली पे काम हुआ होता है, सिंध की जो है बड़ी मशहूर, ये सारा काम जो है हो तो वहाँ रहा है जी, गाँव में सस्ते में हो रहा है। गरीब एक बल्ब के नीचे एक औरत बैठी जो है उसको बना रही है, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए। हाँ। कि उसको एक कढ़ाई करने के और एक नक्काशी करने के शायद 200 रुपए 250 रुपए इस तरह का रेट है। और जब यही चीज शहर की तरफ आती है या कोई डिजाइनर उसको लेके आता है और फिर वो आता है आती है अमीरों में आती है, तो एक एक जोड़े की कीमत नाजरीन लाखों रुपए। और वो जोड़ा नहीं कि जो दुल्हन का है। अभी तो मैं दुल्हन की बात नहीं कर रही, दुल्हन के जोड़े तो उस तरह से कढ़ाई वाले नहीं होते, लेकिन ये है कि मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो शादी में वैसे ही गए होते हैं, वैसे वाले। तो वो जो इसी तरीके से तो उस औरत बेचारी को 2 रुपए, और कमाने वाले को या बेचने वाले को, लेबल लगाने वाले को अपने नाम का फलानाज तो वो जो है हाँ, उनको जो है वो उसके मिलते हैं लाखों रुपए। ये भाई दुनिया यही है। इसीलिए सोचें कि ये चीज़ वही किसान को देखें आप, बेचारा उसको कुछ नहीं मिल रहा, और जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा है वीट या शुगर या अपने टैक्स भी माफ करा लेता है कभी कभार। एक्सपोर्टर्स के लिए टैक्सेस माफ हो गए, भाई मुल्क एक्सपोर्ट ज्यादा करे कर रहे हैं और हम खा रहे हैं, मजे से ऐश कर रहे हैं। चलिए बहरहाल, ये क्या हमने पढ़ी लिखी बातें करती हैं, ऐसी बातें ना करें। हाँ, पढ़ी लिखी तो है या नहीं है पता नहीं, ज्यादा सोच विचार वाली बातें, ज्यादा लोगों को, कौम को मत सिखाएं। ये आज या पसंद नहीं है दुनिया में, बड़े बड़े ममालिक में सिखाने वाली बातें लोगों को पसंद नहीं आती। 60 सेकंड न्यूज देखते हैं। नवाज शरीफ की वतन वापसी की तारीख तय, 21 अक्टूबर को लाहौर पहुंचेंगे। सान्या 9 मई, 14 मुकदमात की तफ्तीश मुकम्मल। चेयरमैन PTI 10 केसेस में कसूरवार करार। PIA बंद होने के दहाने पर पहुंच गई, 15 सितंबर तक एयरलाइन बंद हो जाने का खदशा। सान्या बल्दिया में सजा याफ्ता अब्दुल रहमान भोला और जुबैर चरिया बेगुनाह हैं। खालिद मकबूल सदीकी का दोनों का साथ देने का ऐलान। गंदम की स्मगलिंग में सरकारी एहलकार मुलविस, रिपोर्ट वज़ीर आज़म ऑफिस में जमा। एशिया कप में पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच सेमीफाइनल की हैसियत इख्तियार कर गया। पाकिस्तान के लिए जीत जरूरी, मैच ना हुआ तो श्रीलंका फाइनल में पहुंच जाएगा। मिस्री हुकूमत ने स्कूलों में तालिबात के नकाब पर पाबंदी आयद कर दी। इसराइली वफ्द की पहली बार सऊदी अरब आमद, यूनेस्को इजलास में शिरकत। शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन प्यूटन से मिलने बुलेट ट्रेन पर रूस पहुंच गए। $6 अरब के मुंजमद ईरानी फंड्स की मुंतकिली के लिए अमेरिका ने आयद पाबंदियां खत्म कर दी। जी, ये थी 60 सेकंड न्यूज। आपने देखा दुनिया में क्या क्या हो रहा है, क्या हो रहा है भाई। मतलब इतनी दुनिया अजीबो गरीब हो गई है कि इंसान सोचने पर मजबूर हो गया। वो क्या, मैं हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो गई। ऐसा कुछ शेर था, अगला वाला मुझे इसका मिसरा याद नहीं आ रहा, लेकिन बस बाजीचा अतफाल है, दुनिया मेरे आगे होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे, तमाशा हो रहा है ये। इन खबरों को आप देखें, इसराइल और सऊदी अरब करीब आते जा रहे हैं, ठीक है। मिस्र में नकाब पहनने पर पाबंदी हो गई, बिल्कुल।
ये एक अनप्रेसिडेंटेड इवेंट्स हैं ये जो दुनिया में हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड, आप नहीं सोच सकते थे कि अच्छा ऐसा भी हो। ये खत्म, जिसने दुनिया की सबसे बेहतरीन एयरलाइन को सिखाया, एयरलाइंस को, अब वो खत्म होने जा रही है तकरीबन। बस वो आखिरी ही हिचकियां ले रही है, आखिरी सांसें हैं उसकी। बिल्कुल आप अंदाजा लगाएं। ये देखें कि ये होता क्या है, किस तरीके से हम अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने वाली कौम बनते जा रहे हैं। मतलब हम बल्कि अपने पाँव पे कुल्हाड़ी क्या, कुल्हाड़ी पड़ी हुई है उस पे पाँव मार रहे हैं जाके, और बार बार कर रहे हैं, और फिर सीखते भी उससे कुछ नहीं है, कहते हैं मजा आ रहा है। हाँ। तरक्की हो रही है भाई, तरक्की तो खैर क्या हम मिसालें थे, लेकिन PIA तो एक ऐसा केस स्टडी है कि जो दुनिया इसको स्टडी करेगी आगे जाकर कि ये हुआ क्या कि एक इतनी ज़बरदस्त इदारा, इतने आला लोग इसके ऊपर काम करते थे, इसने बनाया दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन को और उसके बाद खुद बर्बाद। अफसोस होता है इस तरह की बातें हम जब अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर बैठकर आपसे कर रहे होते हैं, लेकिन क्या करें, यही हकीकत है, फसाना नहीं है। और क्या, आंखें बंद रखेंगे तो मजीद अपना ही नुकसान करेंगे। अगर अब भी जाग जाएं तो देर नहीं हुई, शायद अब भी जाग जाएं तो वक्त है, बहुत देर हो गई लेकिन वक्त फिर भी रहता है हाथ में। सुबह हुई, बिल्कुल जागो सुबह ही। बिल्कुल। अच्छा जी, खबरों की तरफ पढ़े। शरीफ साहब आ रहे हैं किस तारीख को, ये भी बता दूं मैं आपको भाई, 21 अक्टूबर को ये 2024। अच्छा भाई फकीदुल मिसाल इस्तकबाल किया जाएगा। हाँ, और क्या, लाहौर लैंड करेंगे, बता दिया है शहबाज शरीफ साहब ने। मैं अपने कायद का इस्तेकबाल करूंगा, शहबाज शरीफ साहब ने कहा है जी, मैं अपने कायद का सब इस्तेकबाल करेंगे भाई। अच्छा, वापसी से कबल उम्रे के लिए भी जाएंगे। हाँ, उम्रे अल्लाह से जाहिर है माफी तलाफी भी होगी और फिर मदद भी मांगनी है उन्होंने, तो हमें हर वक्त माफी मांगनी चाहिए भाई। और जो है बस उनके कुछ गिरफ्तारी की खबरें भी चमगोइयां चल रही हैं, उनके अपने पार्टी वाले उस पर भी जरा परेशान है जो पाकिस्तान में है। वो कह रहे हैं जो भी कानूनी होगा वो हम करेंगे, बिल्कुल। बिल्कुल तबीयत, खुशी की बात यह है नाजरीन, खुशी की बात यह है कि तबीयत संभल गई है, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक बखैरियत। अब वो वापस आ रहे हैं और इलाज मुकम्मल हो गया, यकीनन जाहिर है डॉक्टरों ने वहां से दे दी होगी, ग्रीन सिग्नल दे दिया होगा, तभी वो वापस आ रहे हैं। तो खुशी की खबर ये है, चाहे चौथी बार वजीर आजम बने ना बने, गिरफ्तार होना हो, खुशी की खबर ये है कि तबीयत बहरहाल तकरीबन 2019 में गए थे, 19 के बाद 19, 20, 21, 22, 23 3 साल में इलाज मुकम्मल हो गया। बस मुझे इस चीज की बेइंतहा खुशी है। और क्या, और छोटा सा सवाल भी है मेरा, अब वो तो करना है ना, वो तो जाहिर है, अब मैं तो बात नहीं कि बस अब वो बस ये सवाल था कि बस अब मज़ाहमत होगी या मफाहमत होगी, बस ये है बस ये मज़ाहमत है या मफाहमत है, इस दफा क्या है। तो लेकिन ये है कि खुशी की बात यह है कि मियाँ साहब का इलाज हो गया है और उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक ठाक, चाको चौबंद, हशाश बशाश। फुटबॉल का मैच रखा है इन्होंने यहाँ पर क्या भाई, कैंपेन नहीं करेंगे, कैंपेन नहीं करेंगे, अब तो वैसे ही खुला मैदान है, बिल्कुल साफ सुथरा हर चीज, बिल्कुल कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। ये प्लीज इस तरह मैंने थोड़ी कहा है लेवल प्लेइंग फील्ड, मैं तो बात नहीं कर सकता, बिलावल साहब ने कहा लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। हाँ, तो मैं तो नहीं कह रही कि मैं उधर बिलावल साहब से एग्री करती हूँ, बिलावल साहब की बातों से कहीं से मैं एग्री करती हूँ, मैंने तो कहा ही नहीं लेवल प्लेइंग फील्ड, मैं तो कह रही हूँ खुला मैदान है। चलो, और कोई खड़ा नहीं है उसमें, अंदर खड़ा नजर नहीं आ रहा हो, सिर्फ मियां दिनारे बजेंगे। मैदान से हम आ जाए क्रिकेट की खबर पर। मैदान से मैदान जी, मैदान से मैदान को कैसा मैंने जोड़ा, वाह 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 वाह। और क्या, आपने तो नहीं जोड़ा, मैंने जोड़ा। खैर बहरहाल, हाँ बताएं। बस देखें, आपने पाकिस्तान भारत का मैच देखा था, बदतरीन शिकस्त 228 रन से हुई थी, याद दिला दो आप सब लोग जो भूल गए। याद है? नहीं याद 228 रन से हम याद है, बट वी हैव मूव्ड ऑन। हाँ, 128 रन पे पाकिस्तान की पूरी टीम आउट हो गई थी, है ना। कल तो बड़ी खुशियां एक और चीज पे भी मनाई जानी थी वैसे। कल इंडिया ने जो बस किया था ना, दिल दहला दिया था उसने, लेकिन आखिर में वो जीत गया। तो बहरहाल डिफीटेबल टीम तो खैर कोई भी हो सकती है, लेकिन ये कि अगर इंडिया हार जाता तो बस फिर पाकिस्तान की जो फाइनल में पहुंचने के चांसेस थे वो बिल्कुल ही मिनिमल कम हो जाते। लेकिन अब ये है कि पाकिस्तान के हवाले से बहुत सारे लोग अभी भी ये सोच रहे हैं कि फाइनल में कैसे पहुंचेगा। बहुत आसान सी चीज़ है, पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल में पहुंच सकता है, लेकिन पाकिस्तान अगर श्रीलंका को शिकस्त देगा तब पाकिस्तान फाइनल में पहुंचेगा। हाँ। लेकिन 14 तारीख को जो ये मैच होना है, पॉइंट्स दोनों के बराबर हैं, श्रीलंका का रन रेट पाकिस्तान से ज़्यादा है। अगर बारिश की वजह से मैच ना हो सका तो दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिलेगा, लेकिन बेहतर रन रेट की बिना पर ये जो हम 228 रन से हारे थे, कितने 228 मेरी तो हिसाब किताब कमजोर हो गया। तो 3-3 पॉइंट्स हो जाएंगे दोनों के, बेहतर रन रेट होगा श्रीलंका का और श्रीलंका पहुंच जाएगा फाइनल में, और फाइनल में दोनों टीमें आमने सामने होंगी।
आपकी, एक इंडिया और एक आपकी श्रीलंका। ठीक है, बारिश का काफ़ी इम्कान है और बस अगर मैच में बारिश ना हुई और पाकिस्तान जीते तो फिर मामला सही रहेगा, वरना तो बस नाजरीन फिर तो आप तो जानते ही हैं कि फिर क्या होता है। बस आपको तो पता ही है, हमारे पाकिस्तानी ऑडियंस से बेहतर तो इस वक्त कोई ये नहीं जान सकता कि बारिश हो जाए तो फिर क्या होता है। लेकिन वो एक खैर इंडिया की टीम आप देखें अच्छा खेला उसने और आउट क्लास किया हमें, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल, वो टीम ने बहुत अच्छा खेला। उसको भूल कर आगे बढ़ना है। स्पोर्ट्स एवरी डे इज अ न्यू बिगिनिंग। When you are in the ground, आप बाकी चीजों को, पिछली चीजों को भूलें। पीछे जो हुआ बस वो गुजर गया, हो गया, उस दिन हो गया, और अब आगे बढ़ने की बात है सारी। एक बड़ी जबरदस्त पेंटिंग बनाई एक बंदे ने, है बिल्कुल एक पेंटर, और कोहली का वो फैन निकला और कोहली से शदीद उसकी मोहब्बत की दास्तान उसने रकम की है। एक जमाने में खून से लिखा जाता था, याद है, खत खून से। इसने मुसव्विरी का जो ये नमूना पेश किया, ये किसी और चीज से लिखा, खून से खत। मैं क्यों वो मतलब उसको एहसास करना चाहिए मैं अब खून बहाऊं, ये उसको अच्छा लगेगा। नहीं ये ऐसा ये लिखा जाता है ताकि अहमियत का एहसास हो इंसान। ये मैंने खून से खत लिखा है, मुर्गी का खून हो, भले वो मुर्गी का खून हो जो कि उससे लिया हुआ मुर्गी वाले से। ये है, लेकिन इस तरह बहुत हरकतें होती थी। आपने की है? नहीं। अच्छा, आपने भी नहीं की? तो आपने तो बताना था ना भाई कि हाँ देखिए मुझसे बेवकूफी करा रहे, मुझे बरगला रहे। अगर आपने किया होता तो मैं कहता नहीं भाई आइंदा नहीं मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। और मतलब हमने तो मोहब्बत का इजहार जो है वो रोजाना की बुनियाद पे दिखाना है ना, हमने ये थोड़ी बताना है कि एक ही दफा मोहब्बत और एक ही दिन के लिए की थी। खैर ये बात देखें, ये इसकी मोहब्बत जबान से इसने विराट कोहली की पेंटिंग बना छोड़ी। यार क्या कमाल आदमी है भाई। और भाई अच्छी खासी इसको जाहिर है उबूर होगा अपनी जबान पे उबूर हासिल है, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करता है पेंटिंग के ये। और ये देखें ये सिलसिला जो है बहुत ऐसी मतलब ये यूनिक टैलेंट है, यूनिक टैलेंट। अक्सर लोगों से तो हाथ नहीं कंट्रोल होते, ब्रश आपने पकड़ा हुआ है जैसे कि मैं ये ना चीज जो है बेचारी मेरे साथ भी ऐसा ही है, ऐसी पैड़ी जिसको कहते हैं ना, ऐसी पैड़ी ड्राइंग है मेरी कि मैं सिर्फ जिंदगी में दो ही चीजें बनाना सीख सकी, दो ही चीजें। एक वो स्क्वायर गाड़ी, उसमें भी डब्बों का वो था ना, एक वो घर जो ट्रायंगल वाला घर। बस ये दो चीजें। और उसके अलावा तो मैंने कुछ सीखा ही नहीं, जो पेंटिंग ब्रश से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। हालांकि मुझे अच्छी बहुत लगती है और मेरा बड़ा दिल करता है, अर्ज होती है मुझे कि मैं भी बनाऊं ऐसे मुसव्विरी, लेकिन बस वो नहीं हो सका। हर एक के लिए मुसव्विरी करें ना अपने, मैं कर रही हूँ। हाँ बिल्कुल, हर एक के लिए जिंदगी वो है ना, वो किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, तो वो जहां मेरा नहीं है, मेरा यही है, इधर ही है। लेकिन इस शख्स ने तो कमाल ही कर दिया भाई। बिल्कुल, क्या जबान से कोहली बनाया, जबान से कोहली बना दिया। कोहली ने इस पे कोई जवाब दिया या नहीं पता नहीं दिया, लेकिन कोहली पसंद आएगा कोहली को, ये गुड यूनिक टैलेंट भाई। अच्छा चलो, कोहली को तो पसंद आया है, लेकिन हमें एक खबर पसंद नहीं आई, और वो खबर ऐसी है कि पाकिस्तान हॉकी के बारे में हम सब जानते हैं, हॉकी जो है पाकिस्तान का कौमी खेल, और हमारे मुल्क ने एक ऐसा ज़माना था कि धूम मचाई हुई थी, लेकिन एक तवील अरसे से जब हमने सरकारी सरपरस्ती उसकी ना की तो ये खेल बस सिर्फ हमारी यादों में ही है, और बस यादों से भी अब शायद गायब हो गया ये। और एक बुरी खबर अब आई है कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने पाकिस्तान से ओलंपिक क्वालिफायर इवेंट की मेज़बानी वापस ले ली। और इससे कबल IHF जो है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, उसने पाकिस्तान, चीन और स्पेन को ओलंपिक क्वालिफायर इवेंट की मेज़बानी के लिए मुंतखब किया था, और अब मेज़बानी वापस ले ली गई है। और उन्होंने वजह क्या बताई है, ये जो इंटरनेशनल हॉकी वालों ने वजह बताई है कि अदम ताउन है और PHF के जो मामलात है उसमें दखल अंदाजियाँ हो रही है, हड्डे हो रहे हैं आपस में। तो ये जनवरी में होना था नेक्स्ट ईयर, तो अब उन्होंने कहा है कि भाई थैंक यू, ये अब हम नहीं करेंगे। और PHF भी मुअत्तल है, अब तो एडहॉक कमेटी बैठी हुई है वहाँ पर, एडहॉक कमेटी ने सारे कोचिंग स्टाफ को निकाल दिया है। उसके बाद पाकिस्तान से ये मेज़बानी वापस लेने की खबर आ गई है, तो बस हम जो है वो फातिहा पढ़ेंगे। उदासी हो गई, उदासी सी हो गई। खैर उदासी मैं आपकी दूर करती हूँ, थोड़ी सी कोशिश कर सकती हूँ, मैं तो नहीं दूर कर सकती, लेकिन ये है कि कोशिश कर सकते हैं। आज तो बड़ी हम उदासी नुमा प्रोग्राम हमने, अजीब बातें हो रही हैं, मैं क्या करूं? मतलब एक तरफ PIA, दूसरी तरफ पाकिस्तान का हॉकी, ये तो हमारी शान जिसको कहते हैं ना, पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान का हॉकी का खेल और पाकिस्तान की शान, नेशनल फ्लैग कैरियर हमारा PIA, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। खैर बहरहाल आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं एक और शख्स भी जो है वो पाकिस्तान की शान है, आन है, बान है, और वो है कौन? आसिम अजहर, गुलकार आसिम अजहर। और इनको लोग बड़ा पसंद करते हैं, इनके 2-3 गाने मेरे अपने पर्सनल फेवरेट्स हैं। और इनका अब एक नया गीत आया है, चंद माहिया, और चंद माहिया ने धूम मचाई हुई है इस वक्त। मतलब फेसबुक, ट्विटर, जो भी आप खोलें वेबसाइट, कोई सोशल मीडिया की, उसमें
जो है वो चल रहा है, चंद माहिया चल रहा है। 2 मिनट 59 सेकंड का ये गाना है और आपने उसकी कोई कैलकुलेशन है कि ये 2 मिनट 59 सेकंड का गाना है। देखें सहाफत में से कहा था व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, 5वां क्या था? हु। हाँ, तो ये सब बताना था ना मैंने। 2 मिनट 59 सेकंड, इतना कैलकुलेटेड मेजरमेंट, वाह भाई वाह। तो नहीं, अगर ये खबर ना देते हम 2 मिनट 40 सेकंड होता तो इससे क्या हो जाता दुनिया? क्या हो जाता? हाँ, ये भी बात सही है। मैं अगर नंबर बताती ही ना तो ये भी ठीक है, चल जाता है। लेकिन 2 मिनट 59 सेकंड का ये गाना, ऐसी कोई आपने कोई इसके एक कौन बनेगा करोड़पति में सवाल आएगा ये? हो सकता है कर ले अब कोई मुझे, लेकिन खैर सिर्फ YouTube पर एक ही हफ्ते में इसके 1.25 लाख जो है वो व्यूज हो चुके हैं। अच्छा। और आसिम असर का जो ये गीत है ये उन्होंने अपनी जो मनकूहा है मीरब उनसे मंसूब किया है और उनको बेसिकली डेडिकेट किया है, मंसूब किया है उनसे। और मीरब भी ये एक दफा डेडिकेट हो जाता है गाना तो फिर दोबारा नहीं हो सकता। अब किसी और को हम डेडिकेट नहीं कर सकते? हम तो कर सकते हैं, हम कर लेना। उन्होंने मैं भी अपनी मनकूहा को डेडिकेट कर देता हूँ ना, इसमें क्या ठीक है, चंद माहिया। रीयूजेबिलिटी भी तो कोई चीज होती है। और ये उन्होंने मीरब ही के लिए लिखा भी है, मीरब से मुतासिर होकर और उससे इंस्पिरेशन लेकर उन्होंने ये गीत लिखा है। अच्छी बीट है, मजेदार बीट है, मजेदार बीट है। आवाज भी इनकी जरा दूसरी किस्म की सॉफ्ट वॉइस है। तो चंद माहिया, ये चंद माहिया नहीं है, चंद माहिया है। चंद नहीं, चंद है तो एक ही बात है। चंद नहीं मतलब मुतादिद वाला चंद नहीं है ये। मेरे ख्याल में तो चंद होगा, चंद माहिया इधर है, चंद माहिया इधर है। नहीं मीरब एक ही है इनकी जिंदगी की और फिलहाल तो इन्होंने उसी के लिए ये गाना लिखा, बनाया, गाया, सब कुछ किया है। ये पंजाबी वाला चंद है जो चंद नहीं होता, उसमें दाल के बगैर चंद माहिया नहीं होता। हाँ, उसमें चंद ही कहते हैं मोस्टली ज्यादातर। हाँ, चंद चढ़िया। और पीछे से कान में नाजरीन आई है एक पंजाबी बोला है कि चंद भी होता है। अच्छा, तो ठीक है, हम उसकी जबान को नहीं चैलेंज करेंगे, हम मान जाएंगे। लेकिन चंद तो बिल्कुल ऑफ कोर्स इट मींस द मून। और ये बात भी इसमें हो रही थी कि बस हर चेहरा तेरा चेहरा नजर आए वगैरह वगैरह, जो भी मोहब्बत का इजहार हो रहा था। तो अच्छी बात है जी, इस तरीके से ही उन्होंने अपनी मनकूहा के लिए इजहार किया है। तो वी विश देम वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। और मैंने भी अपनी डेडिकेट कर दिया मनकूहा को। और बोले हाँ, तो वी विश यू आल्सो थैंक यू हैप्पी मैरिड लाइफ। बैठे थैंक यू। अगला मैं आपको ये जो बीच में आपने मूड चेंजर दिया था ना, लेकिन इसके बाद मैं आता फिर उसी मूड पर हूँ। अच्छा, मामलात बड़े अजीब से हो रहे हैं, थोड़ा सा उदासी माइल है। खैबर पख्तूनख्वा मेडिकल कॉलेजों में वहां पर हुआ ये कि दाखिले का इम्तिहान शुरू जब हुआ तो अमला पहले से तैयार बैठा हुआ था। क्यों? उनको मिली थी एक खुफिया इत्तला। अच्छा। और उनको ये इत्तला मिली थी कि बड़ी तादाद में तलबा ने जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए नकल करने का प्रोग्राम बनाया हुआ है जी। तो चेकिंग शुरू हुई। ओके। दर्जनों तलबा नकल करते हुए पकड़े गए और अब तक सूबे के 44 इम्तिहानी मराकज में कई तलबा और तालिबात ऐसे हैं जिन्हें पकड़ा गया है और पुलिस के हवाले किया गया है। ये बेसिकली 46,000 तलबा और तालिबात ने शिरकत की केपी में, टेस्ट जी केपी में। और इम्तिहान में जो हॉल होता है उसमें दाखिले से पहले तलबा की जो है वो तलाशी तो ली, लेकिन फिर भी कई ऐसे तलबा थे जो कि ब्लूटूथ डिवाइसेस अपने साथ अंदर ले गए। और फिर उसके बाद वो जो मुख्तलिफ अहलकार थे जो वहाँ पर ड्यूटी दे रहे होते हैं वो उन्होंने जो है ना तलबा के साथ खड़े होते थे और वो फ़ौरन अपना मोबाइल ऑन करते थे, उसमें ब्लूटूथ ऑन करते थे। अगर इसमें ब्लूटूथ डिटेक्ट हो जाता तो तालिब इल्म की फिर मुकम्मल तलाशी होती कि भाई आ जाओ लगाई है भाई पकड़ने वालों ने। ऐसा ही होता है ना भाई, पकड़ने वाला भी तो वहां से गुजरा है ना जी, उसने भी तो नकल की होगी ना अपने इम्तिहान में, तो उसे पता होगा। बस टेक्नोलॉजी मूड चेंज हो जाता है उस चीज का। हाँ। कि कैसे आप नकल कर रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल ये गिरफ्तारियों का आया था, बिल्कुल ये गिरफ्तारियों का आया था, बड़ी खबर आई थी गिरफ्तारियों की। और ये है कि अच्छा हुआ इसकी रोकथाम हो गई, अच्छा हुआ कि तदारुक हो गया। अब हो सकता है बहुत सारे ऐसे भी हों जो चल पड़े हो, निकल भी गए हो। निकलते भी हैं, लेकिन बहुत सारे पकड़े गए। और अगलों की आने वाली बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए ये एक डेटरेंस के तौर पर साबित होगा कि अगर पकड़े गए तो भाई गिरफ्तारी देनी पड़ेगी, तो घर में पता चल जाएगा। तो इसलिए बेहतर है कि अपनी तैयारी करके जाए। नकल कभी? हाँ, ऐसा खुल के पाकिस्तान में टेलीविजन पर एक पाकिस्तान की इतनी जीनियस एंकर कह रही है। नहीं, तो वैसे ऐसा हो नहीं सकता ना, ये तो ना मानने वाली बात है कि कभी इस तरफ किसी ने, हाँ ये तो हो नहीं सकता कि किसी ने। और जो मुझे आज के दौर में नहीं की, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि सिस्टम ऐसा है। बिल्कुल। और हम जब 9वीं क्लास में गए ना, तो 9वीं भी मैंने की फिर, तो वहां पर 9वीं क्लास में बोर्ड के इम्तिहान सेंटर पड़ा एक स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल। वहां पर कराची में एक सियासी जमात के लोगों ने आके जो नकल करवाना शुरू की है वहां पर,
और लड़कों को वो नकल करवा रहे थे। हमने कहा यार ऐसी की तैसी ये क्या बात हुई, हम इतना पढ़कर आएंगे, नकल करवा रहे थे। और बड़ी अय्याशी से नकल होती थी उनकी, किताब विताब उनको दी जाती थी कि ये लो भाई जैसे आप करना चाहें नकल कर लें, कोई मसला नहीं है। उस चक्कर में हमने भी थोड़े बहुत हाथ साफ किए, लेकिन बाद में हमने सोचा कि यार ये हो क्या रहा है, ये सिस्टम क्या है, बिल्कुल कि इस तरीके से अगर हम नकल करवा के लोगों को आगे बढ़ाएंगे तो उन्होंने करना क्या है आगे, क्या नुकसान है इस चीज का ऑन अ लार्जर स्केल या फायदा है इसका। तो जाहिर है नुकसान ही आपको एहसास होगा, और इंडिविजुअल लेवल पे शायद ज्यादा होगा, शायद मुल्क को उस तरह से इंडिविजुअल, क्योंकि आप वक्त के साथ अपनी फील्ड में सीख जाते हैं ना, बहुत सारी चीजें सीखते रहते हैं। काम आप कर लेंगे, ब्यूरोक्रेसी में कोई चला जाए तो वो काम कर ही लेगा, सीख ही जाएगा। लेकिन आपको पर्सनल लेवल पे उस चीज का नुकसान ज्यादा होता है जब आप तैयारी करके नहीं जाते और आपको पता नहीं होता भाई हो क्या रहा है सामने पेपर पे, ये तैर रहे हैं, अल्फाज तैर रहे हैं, और आपने लिख तो दिया, पास भी हो गए, लेकिन आपने उससे क्या सीखा? आपने वो फीसें दी, आपने अपना वक्त लगाया, सुबह नींद खराब करके आप कॉलेज यूनिवर्सिटी गए, आपने हासिल क्या किया? कुछ नहीं। पीस ऑफ पेपर तो मिला, लेकिन उससे पहले और उसके बाद की जिंदगी में आपने उस मोमेंट से क्या हासिल किया? अच्छा, एक और खबर भारत से, वो भी बड़ा अहम एक मामला हुआ है, एक नया वायरस आ गया है, वहां पर वायरस आ गया और भारत में 2 साल बाद एक बार फिर निपा वायरस जो है वो फैलने लगा है, जिसकी वजह से 2 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि बच्चों समेत मुतअद्दिद अफराद ICU में दाखिल हैं। इनसे मिलने वाले जो अफराद की तलाश है वो की जा रही है, क्योंकि ज़ाहिर है वायरस कंटेजियस है, वो फैलता है, ताकि उनके भी टेस्ट किए जा सकें, तो उनके लोगों को ढूंढा जा रहा है। अच्छा, निपा वायरस जो है वो जानवरों से इंसानों में फैलता है, ये प्रॉब्लम ज्यादा है। और इंसान को तो आप फिर कंट्रोल कर लेंगे, जानवर को आप कैसे, मतलब ठीक है अनलेस आप उसको कमरे में बंद कर दें, बांध दें, केज कर दें, उसके अलावा पहले जानवरों से इंसानों में और फिर इंसान से इंसान से जी यूं, और इस तरह से इसकी मुंतकिली होती है। ये इंसानी दिमाग को बेसिकली नुकसान पहुंचाता है, और पहली बार ये वायरस मलेशिया के इलाके निपा में सामने आया था, और इसका शिकार जो है होने वाले अफराद की मौत का इम्कान 40% से 75% तक होता है, और इसकी कोई वैक्सीन मौजूद नहीं है। ये जाहिर है उस तरह से अभी हम क्योंकि कोविड में इतना मसरूफ हो गए कि हम बाकी चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दिया। अब इस पे भी ज़ाहिर काम हो रहा होगा। इसकी तशखीस भी बहुत देर से होती है, जब तक ये इंसान में अपने पंजे गाड़ चुका होता है तब तक इसकी तशखीस होती है। और 2021 में भारतीय रियासत केरला में ये वायरस फैला था, और इसकी वजह से मुतअद्दिद लोग हलाक हो गए थे, और अब एक बार फिर इसने सर उठाया है। अब देखना ये है कि वहाँ पर रियासतें जो हैं इसको कैसे काबू करेंगी, क्या करेंगी, लेकिन सिलसिला खैर बहरहाल यही है कि ये वायरस भी फैल रहा है। बिल्कुल अफसोस की खबर है। चले वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। परशमनाल विलेज, वेलकम बैक जी। एक गांव है पाकिस्तान का बरशमनाल विलेज, और उस बरशमनाल गांव में लोगों ने अपने घरों में, अपने घरों के आसपास अपनी मदद आप के तहत बिजली, यानी कि बिजली की मतलब जिसको कहते हैं ना वाफिर फरामी के लिए लगाए हैं छोटे छोटे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट्स। और जाहिर है हुकूमत एक बड़ी सतह पर कर रही होती है इस किस्म के काम, लेकिन लोग अगर अपनी सतह पर खुद कर सकते हैं तो वो जरूर करें। हुकूमत जिस तरह काम कर रही होती है वो हम सबको पता है कि क्या उसकी रीच है, और क्या बिजली तो अवेलेबिलिटी बिल्कुल है नहीं, बहुत सारी जगहों पर लोड शेडिंग है, और ये सारे क्रैकडाउन इसीलिए चल रहे हैं। तो अब आप जब अपनी मदद आप करने का वो बेड़ा उठाते हैं तो फिर मुआवजे हो जाते हैं। और ये मुआवजा क्या है कि आपने एक ऐसा गाँव जिसके अंदर 4, 5, 8 लोगों ने हाइड्रो पावर प्लांट लगाए, और अब वो सारे गांव में बिजली सप्लाई कर रहे हैं। 100-150 रुपए महीना हर एक का बिल आता है, सारे गांव को बिजली मिली हुई। और वो जिसको कहते हैं ना कि लोड शेडिंग का वो नहीं है, टेंशन नहीं है खामखा, और अंधेरे में रहना मजीद जो है वो जिंदगी वो अंधेरे वाली खत्म हो गई है, रोशनियां फैल गई हैं। तो कुछ लोगों का इनिशिएटिव था, और उन कुछ लोगों ने सारे गाँव की जिंदगियों में रोशनियां भर दी हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं अमीर मोहम्मद खान साहब, जो कि बरशमनाल के ही एक रिहायशी हैं, और ये भी उन्हीं लोगों में शामिल है जिन्होंने अपनी मदद आपके तहत हाइड्रो पावर प्लांट लगाया और अब गांव को बिजली फराहम कर रहे हैं। ये भी एक IPP है एक तरह से। ये भी IPP है। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया अमीर साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। ये बताएं ये किस तरह आगाज हुआ ये हाइड्रो पावर प्लांट लगाने का सिलसिला जो है? ये बुनियादी तौर पर जो मैं थोड़ा सा महल वक़ू जुराफी आपको समझा दूँ, चगरजी डिस्ट्रिक्ट बुनेर का एक तहसील है जी। और सबसे पसमानदा तहसील बुनेर का चगरजी तहसील ही है। और फिर चगरजी तहसील के अंदर बदकिस्मती से यूनियन काउंसिल बटाड़ा में हमारा जो विलेज काउंसिल है जिसका नाम बरशमनाल है, वो अगर मैं यूँ कहूँ कि चगरजी का पसमानदा विलेज काउंसिल है तो गलत ना होगा।
हम दूसरी जानिब जो हमारा बॉर्डर लगा हुआ है वो डिस्ट्रिक्ट शंगला के साथ लगा हुआ है। ये जो पन बिजली घर है ये सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट शंगला में लगे, ये चौगा मखूजी वगैरह कहलाते हैं वहाँ लगे। ये सबसे पहले जिस मिस्त्री को आप कह ले या आप इंजीनियर कह ले, उसने लगाया था, उसका नाम था जज मलूक साहब, उसका नाम था, और हज मलूक साहब, सॉरी हज मलूक साहब उसका नाम था, और वो चौगा गांव के रहने वाले थे। ये 70s की बात है जब स्वात में उसने एक बिजलीघर लगाया था इस तरह पन बिजलीघर। फिर उसके बाद मखूजी के मुख्तलिफ इलाकों में ये लगना शुरू हो गए, और आप समझ लें कि 1980 तक वहाँ 8, 10, 15 बिजलीघर लगे होंगे। फिर बुनेर की साइड पे भी जो यूनियन काउंसिल सोरे है वहाँ पर ये पन बिजलीघर लगे, जिसमें मेरागई का नाम आता है, जिसमें बेखाना है, जिसमें मरादू है, जिसमें गुम्बत है। और फिर 90s के अंदर जो है ना हमारे अपने गांव में हमने लगाया बरशम नाल में, तो वहाँ से आगाज़ हुआ, और फिर उसके बाद गांव के आसपास के और भी लोगों ने बिजलीघर लगाए, और उन बिजलीघरों की अब जो तादाद है वो तकरीबन 12-13 बिजलीघर बनाए हैं छोटे छोटे। अच्छा, और इनसे कितनी बिजली पैदा होती है, और गांव में घर कितने हैं जिनको यहाँ से बिजली सप्लाई होती है, जिनका फायदा हो रहा है? जी, ये जो वहाँ पानी का लेवल है, अगर आप ये वीडियोस में देखा भी जा सकता है, जो हमारी नदी है उसका एक तो ये पानी जो है ना सीजनल पानी है, मतलब ये मुस्तकिल तौर पर बहुत ज़्यादा पानी नहीं होता। मौसम सरमा और गर्मी की जब बहुत ज़्यादा शिद्दत होती है, ये जुलाई से पहले मई और जून के महीने में, तो इसमें पानी का लेवल बहुत कम हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि हम एग्रीकल्चर भी इन्हीं पानी पर डिपेंड कर रहे होते, तो फिर मशीन को उस पन बिजलीघर को उतना पानी नहीं मिल रहा होता। लेकिन जो वहाँ पर हमने जनरेटर लगाए हुए, और वहाँ जो हमारा पानी का मकदार अगर मैं बता दूँ तो वो 1.5 से 2 क्यूसेक का पानी है, तो उस पर 5 किलोवाट से 7 किलोवाट तक जनरेटर ही चल सकता है। वो 5 और 7 किलोवाट का जो जनरेटर है वो तकरीबन 70-80 घरों को बिजली देता है। लेकिन थोड़ी सी यहाँ कन्फ्यूजन ये है कि शायद लोग ये समझ रहे हैं कि बिजली की तमाम ज़रूरियात उससे पूरी हो रही है। मैं कन्फ्यूजन दूर इसलिए कर रहा हूँ कि हम पहले से अहल इक़्तिदार की नज़रों से उजल रहे हैं, और अब ये खबरें मीडिया पे आ रही है कि ऐसा गांव जहाँ 24 घंटे लाइट है या वहाँ का बिल जो है ना 100 रुपये है। तो मसला उसमें यह है कि जिसका बिजली घर है उसके घर के तो तकरीबन आधी ज़रूरियात पूरे हो जाते हैं, मतलब कि पानी का लेवल बहुत अच्छा हो तो वो एक फ्रिज चला लेता है उस मालिक का जिसका बिजली घर है, उसके 8, 10, 15, 20 पंखे चला देते हैं, टीवी चल जाता है। लेकिन उससे बड़े जो काम है, एसी आप नहीं चला सकते, वॉशिंग मशीन और इस्त्री वगैरह उस पर बहुत ज़्यादा नहीं चल सकती। बाकी घरों को जो बिजली देते हैं वो आप ट्यूबलाइट और मोबाइल चार्जर के सहूलत तक होती है, और शायद एक आध पंखा किसी के घर में चले। लेकिन ये नहीं हो सकता कि 100-150 घरों में तमाम जो जिंदगी की ज़रूरियात है उस वो बिजली से पूरी हो, मतलब आप लाइट की हद तक हो जाता है। और फिर दिन में बुनियादी जरूरत पूरी हो जाती है। हमारा एक पहाड़ी इलाका है तो हमारी और भी जी, और दिन में जो पहाड़ी इलाका है हमारी, जो गंदम पीसना है या जो मकई पीसने का काम है, दिन में फिर वो काम उससे लिया जाता है। और एक मशीन जो है जो 5-7 किलोवाट का एक जनरेटर होता है, वो आप समझ ले कि वो आपको 200-250 केजी गंदम जो है ना वो पीस के देता है, 300, और उसके आधा जो है ना वो मकई पीस के देता है, क्योंकि यही उसकी कैपेसिटी है। सही है। अच्छा, अब इस किस्म का बिजली घर अगर किसी ने लगाना हो तो हमने पहले मैं एक मरतबा नारायण गई तो वहां पर भी मैंने देखा, लेकिन उस वक्त जिस होटल में हम ठहरे हुए थे उस होटल वालों का अपना पन बिजली घर था। उन्होंने कहा कि मोबाइल चार्ज नहीं हो सकेंगे तो उसके लिए आप लोग फलां स्विच जो है वो यूज करें, उसमें वापडा की बिजली आ रही है अगर आप लोगों को फौरी तौर पर मोबाइल चार्ज करना है, वरना आम तौर पर हमारी बिजली अगर इस्तेमाल करेंगे तो उसमें मोबाइल का चार्ज जो है वो जरा लंबा टाइम लेगा। ये उस वक्त उन्होंने बताया था, काफी पुरानी बात है। लेकिन बहरहाल ये बताएं कि इलाका कैसा होना चाहिए, महल वकू क्या होना चाहिए, कौन कौन सी चीजें आपके पास हों तो आप अपना पन बिजली घर लगा सकते हैं, रिक्वायरमेंट्स पन बिजली घर के लिए? तो सबसे ये जी, अगर आप 10-15 घरों के लिए कर रहे हो, मतलब जिस तरह हमारे गांव में, लेकिन इसमें जब पानी का लेवल कम हो जाता है तो फिर जो बिजली होती है वो सिर्फ 2, 4, 5, 10 घरों तक महदूद हो जाती है, और बाकी गाँव वाले जो है ना उससे महरूम रह जाते हैं, क्योंकि वो पूरी गाँव की जरूरियात नहीं पूरी कर पाती। लेकिन अगर आप बिजली घर लगाना चाहती है तो उसके लिए तकरीबन 20-25 फीट की ऊंचाई चाहिए, ऊपर एक पानी का टैंक हो,
और 20-25 फुट की एक ऊंचाई हो ताकि नीचे एक प्रेशर डेवलप हो, और नीचे एक आपको एक जनरेटर लगाना है। और इस वक्त अगर आप लगाएगी तो मेरा ख्याल में इससे 10-15-20 लाख रुपए तक का इस पे खर्चा आएगा। जो हमने लगाया था 90 में, उस वक्त शायद 2-2.5 लाख रुपए में हम लोग लगा सके थे। तो ये कितने अरसे तक चल जाता है ये एक हाइड्रो पावर प्लांट जो छोटा सा ये होता है, जिंदगी और क्या इसको रिप्लेस करना पड़ता है कुछ सालों के बाद? ये नहीं, लाइफ टाइम है, लाइफ टाइम है। जो थोड़ी बहुत मेंटेनेंस होती है वो करनी पड़ती है, लेकिन ये लाइफ टाइम है। सही है। और फिर इसकी कॉस्टिंग किस तरह निकालते हैं कि भाई घर वालों से 100 रुपए या 150 रुपए अगर आपने महीने लेने हैं तो ये पूरी हो जाती है इसकी कॉस्टिंग, या जितना इसके ऊपर खर्चा आ रहा होता है? क्या क्या खर्चे आते हैं और क्या कॉस्टिंग कैसे पूरी होती है? कॉस्टिंग तो उसमें मेंटेनेंस के अलावा और कुछ भी नहीं है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, आपने पैसे लगा लिए, बिजली घर लगा लिया, तो दिन के औकात में उससे जो गंदम पीसते हैं, जो मकई पीसते हैं, उनका एक मकदार होता है कि आप अगर 50 केजी गंदम लेके आते हैं तो 5 केजी उसमें से, फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, आप शायद ऊपर नीचे हुआ होगा, 5 केजी गंदम जो है वो जो उस पन बिजली घर का मालिक है वो रख लेता है, 45 केजी आपको पीस के दे देता है। इस तरह अगर मकई की आप 50 केजी लेके आते तो वो थोड़ा सख्त होता है, तो उससे 8 केजी लेकर 42 केजी आपको पीस कर वो दे देता है। बिजली का ये है कि आपसे पहले ये शुरू में जब हमने लगाया था 90 की बात है, तो मेरे ख्याल में शायद 10-15 रुपए ट्यूबलाइट के लेते थे, एक बल्ब के 10-15 रुपए लेते थे। बढ़ते बढ़ते आप जो है ना 70-80 रुपए मुख्तलिफ इलाकों के मुख्तलिफ रेट है, कोई 50 रुपए ले रहे, कोई 60 ले रहे, कोई 80 ले रहे। लेकिन जो बंदा उसको चला रहा होता है तो उसके खर्चे और मालिक को भी 2-4-5 हज़ार 10 हज़ार रुपए बचते हैं, इससे ज्यादा नहीं। बिल्कुल ठीक है जी। अमीर मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने इनिशिएटिव लिया है। बरशम नाव विलेज और बुनेर के पास ये गांव है, और वहाँ पर छोटे छोटे पन बिजली घर लगा के लोगों ने अपनी मदद आपके तहत अपने घरों में बुनियादी ज़रूरत के लिए बिजली फराहम करने का बेसिकली डैम बनाया, और उस डैम से इन्होंने जो है वो बिजली फराहम करनी शुरू कर दी। अब हुकूमत को एक आइडिया मैं ज़रूर देना चाहूँगा कि वो इन तमाम जो छोटे छोटे पन बिजली घर लगे हुए हैं ना, इन सब की एक वो करे, लॉगिंग करे कि कितने ये बिजली घर लगे हुए हैं, किस किसने लगाए, और उसके ऊपर टैक्स लगाए। टैक्स लो इन लोगों से, भाई बिजली पैदा कर रहे हैं ये लोग, ऐसे थोड़ी होता है बिजली पैदा कर रहे हो यार, आपस में बांट रहे हो बिजली। टैक्स लो इनसे भाई, टैक्स लो हुकूमत वालों, आइडिया दे रहा हूँ। बाकी अब आइडिया पे अमल करना ना करना आपका काम है। ये जिन्होंने पन बिजली घर लगाए हैं वो अपने शटर डाउन करके मुल्क छोड़ के चले जाएंगे, जो आप जिस किस्म के आइडियाज दे रहे हैं मजीद। ऐसे ही चल रहा है भाई, आजकल यही चल रहा है। बहरहाल नाज़रीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, बहुत बहुत एक मरतबा फिर प्रोग्राम में खुशामदीद। अब हम आपसे कराएंगे कुछ वर्जिश, और ये जिस्मानी वर्जिश नहीं होगी, ये ज़हनी वर्जिश होगी। और हम क्या कराएंगे, हमें भी हमारी जो मेहमान है वो कराएंगी। और बेसिकली सेगमेंट ये है बच्चों की ज़हनी वर्जिश के लिए, लेकिन इसका फ़ायदा आमतौर पर बड़े लोग भी उठा सकते हैं, उठाना चाहिए भी। हमारे साथ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट वजिया जफर साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। तो बहाने से मैंने कहा है बच्चों के लिए, लेकिन आप तो समझती हैं ना मेरी बात। सही है, कराएं आप कराएं। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो एक्सरसाइज हम अभी करेंगे, मैं चाह रही हूँ आप लोग भी मेरे साथ ही करें इसको। बच्चे हमको अब ये एक्सरसाइज जस्ट मैं एक फ़न के लिए मैं चीज़ कह रही हूँ कि ये एक्सरसाइज पहले मैं 2-3 इसमें बताऊंगी जो इसमें टिप्स हैं, लेकिन इसको कब कब कराना चाहिए, किस किस एज के लिए है और इसके क्या क्या फायदे, हम इसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 10 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए, स्पेशली 4 साल से लेके, स्पेशली 3 साल भी मैं कहूँगी, 3 से 4 साल के बच्चों से लेके ये 6 से 7 साल के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 ईयर्स भी हम काउंट कर सकते हैं। और मैं इसको क्लिनिक में प्रैक्टिस करवाती हूँ। ये एक्सरसाइज ना सिर्फ ब्रेन बूस्टिंग की हम बात करें, माइंडफुलनेस के लिए है। आजकल के स्क्रीन के बच्चे हैं, माइंडफुल नहीं होते हैं, ऑल द टाइम इनका ब्रेन जो है वर्किंग उसमें चल रहा होता है। ठीक है, मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं, एक नहीं बच्चा यूजली करता है, लेकिन स्क्रीन के बच्चे जो हैं उनका ब्रेन अगर कुछ नहीं भी काम करने को, तो ब्रेन जो एक्टिव हुआ होता है हाइपर एक्टिव, राइट। तो ये एक्सरसाइज बेसिकली हो सकता है कुछ पेरेंट्स कहेंगे तो बिल्कुल सिंपल है, लेकिन ये सिंपल जो है ना, बच्चे सिंपल ही चीज़ों को नहीं कर पा रहे होते हैं, राइट। सो इसमें एक जो एक्सरसाइज है वो बहुत मुश्किल से बच्चे करते हैं, और बाकी जो है बहुत ईजी से है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं स्टार्ट कराती हूँ, जैसे हैंड मूवमेंट्स हैं। हैंड मूवमेंट्स बच्चे के स्पेशली हमारे ह्यूमन की बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसमें हम कोलैबोरेट कराते हैं, लाइक 1 and 2, 1 and 2,
1 and 2, ये एटलीस्ट 5 टाइम्स आप बच्चे को ये तो करें। बड़ी आसान है, इसमें क्या अच्छा, मुश्किल क्या है आप जब इससे छोटे, सीखेगा क्या? जब आप 3 से 4 साल के बच्चे को कराते हैं ना, ठीक है, अब ये सिर्फ एक नहीं है, एक को तो हम कहेंगे कि ये क्या है, लेकिन हम पैटर्न्स बनाते हैं। अब ये इजी है। चलो, अब बच्चा अगला आपकी बताओ। बात नहीं सुनता है, जब आप इजी एकदम मुश्किल कराएंगे तो बच्चा एकदम छोड़ सही देगा, है, छोड़ देगा। ठीक है। आप इजी से स्टार्ट कराएंगे। अब इसके बाद दूसरे पे हम आते हैं, ठीक है, 1 2। हाँ, ये तो बहुत One, बढ़िया हमारी बचपन में। ये तो हमारी नानी अब इसको दादी हमारे तेज साथ कराएंगे। कराती अब थी। आप अच्छा। इसका तरीका, इसको अब आप आहिस्ता आहिस्ता तेज कराएंगे, ठीक है। Okay. अब इससे क्या है कि जैसे जैसे आप बच्चे को कह रहे हैं फास्टर फास्टर, फिर उसके बाद स्लो स्लो, अब बच्चा आपकी कमांड ले रहा है। हाँ। आप कमांड, बच्चे लो, सुनते नहीं है ना, fast, बच्चे speed, सुनते, ये इस तरह। यस, इसकी स्पीड को आप तेज और कम कराएंगे, बच्चा आपकी पेसिंग में आएगा। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं बच्चा हमारी बात नहीं सुनता है, हम बुलाते रहते हैं। एक्चुअली इस तरह की एक्सरसाइजेस टेक्निक्स हेल्प। बड़ी एक्सरसाइज करवा लो, नहीं सुनता जब उसका मूड नहीं होता तो। मैं सही बता रहा हूँ। आई बेट चलो। स्पेसिफिकली अच्छा। राइटिंग के दौरान, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बच्चा आया है, वीडियोज ऑफ इट, मेरे पास बहुत सारी वीडियोज हैं जो मैंने कराई है इस तरह की एक्सरसाइजेस। बच्चा राइटिंग के लिए आया, बच्चा पेंसिल से, बस मैं कह रही हूँ, अगर आप कह रहे हैं ए लिखें, मैं कह रही हूँ ए लिखें, वो ए नहीं लिख रहा, बस वो। तो साथ ही मैंने एक्सरसाइजेस, मेरे पास वीडियोज मैं आपको दिखाऊंगी, जैसे मैंने एक्सरसाइजेस कराई, बच्चा माइंडफुल हुआ, बच्चे ने तो अपनी उसमें जिद का responsive हो पैटर्न गया। ब्रेक किया, रिस्पॉन्सिव हो गया। चलो, एक तो ये हो गया। अब थोड़ी सी मुश्किल है, जो आप 4 साल के 5 साल के बच्चे को कराएं तो मुश्किल होती है, लाइक राइट। अब उसमें यह लाइक दिस एंड दिस, समय दोबारा कहें लाइक दिस अच्छा, ये एंड दिस। ये आप थोड़ा तेज कर दे। हाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दैट्स इट। सही है। मतलब Counting. एक मुट्ठी हो और एक हाथ आपका खुला हो। यस यस, तो ये थोड़ी सी मुश्किल है जब आप इसको। इस्तीफा कर रही हैं, कर पा रहे? वेरी नाइस। अच्छा, काउंटिंग। लेकिन मतलब स्टार्ट दिमाग हो करते हुए गया थोड़ा वहाँ। सा ना आपको फोकस चाहिए, Focus क्योंकि चाहिए दोनों होता हाथों है। की मूवमेंट डिफरेंट है। हमारा Exactly. माइंड जो है वो जिस तरह कहते हैं ना कि आप दोनों हाथ अगर क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो दोनों को एंटी क्लॉकवाइज Yeah, घुमाना एक साथ exactly. आसान है, Exactly. लेकिन दोनों को अगर आप उल्टा करेंगे कुछ तो आप मुश्किल जरा हो वो जाती है। फंस जाएंगे। एग्जैक्टली। अब बिल्कुल। इसी तरह से आप एक्सरसाइज कराते हुए ना बच्चे के आई मूवमेंट और ब्रेन बूस्टिंग दोनों का मिक्स करेंगे, ठीक है। आपने बिल्कुल यहाँ पे अपने सेंटर, आईज के बिल्कुल सेंटर में रखना है। ठीक 1 है। 2 3 4। अच्छा, अब ओके। 5। ये हुआ 1 2 3 4, ओके। 5 राइट। ओके। अब आपने आईज के बिल्कुल इस हाँ। फिर इसको पोजीशन को चेंज करना है, ठीक है। 1 ठीक है। 2 3 4 5। आई मूवमेंट्स भी आपने करानी होती हैं, राइट। आई मूवमेंट से ये चीज होती है कि बच्चे का फोकस अच्छा होता है। अच्छा। यूजली बच्चा आई कांटेक्ट नहीं दे पा रहा होता है, ठीक है। तो जब इस तरह की एक्सरसाइजेस कराते हैं, बच्चे का आई कांटेक्ट बेहतर होता है, बच्चा माइंडफुल होता ऐसे है। कहने से नहीं होगा उसको, इधर देख, ऐसे ऐसे कुछ नहीं होगा। आपने कितनी प्रैक्टिस कराई, मुझे भी सिखा दे। देख, ऐसे ऐसे बच्चा नहीं मानेगा। देखिए, ऐसे तो वो मानेगा नहीं, बल्कि जो मान रहे हैं वो भी नहीं छोड़ सुनेगा, देगा। वो भी छोड़ देगा। एग्जैक्टली। सो मैं पेरेंट्स को स्पेसिफिकली, क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, ये वो चीज़ें हैं जो ऐसे नहीं है कि हमने कहीं देखी पढ़ी और अप्लाई कर दी। ये वो चीज़ें हैं हमने बच्चों के ऊपर, जो हमारे पास क्लिनिकल पूरा सेटअप है मेरे पास, और बच्चों जिनको राइटिंग में इश्यूज आ रहे होते हैं, जिनके बिहेवियरल इश्यूज आ रहे होते हैं, या पेरेंट्स कंप्लेन कर रहे होते हैं कि बच्चे नहीं सुनते, हमें टिप्स बताएं। तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो, अब देखिए ये वो एक्सरसाइज है, आप खाने पे बैठे हैं, वेट कर रहे हैं खाने हाँ। का, अब बैठे बैठे बच्चे को इस तरह की सिंपल एक्सरसाइजेस करा सकते तो हैं। वो एंगेज भी हो जाएगा, बोर भी नहीं होगा। वो Exactly. कभी इधर लेट रहा है, कभी उधर लेट रहा है, Exactly. भाग रहा है दूसरी टेबल्स पे, आप एंगेज करें उसको अपने यस, साथ। यूजली पेरेंट्स क्या कहते हैं कि अब हम बाहर गए तो हम क्या कराएं बच्चे को, अब टॉयज तो लेके जा नहीं सकते। तो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो आप बच्चे की सेंसरी, देखिए सेंसेस इन्वॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, माइंडफुल कर रहे हैं। लेकिन पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चा हिल ज्यादा मूवमेंट कर रहा है, हाइपर एक्टिव हो रहा है, स्क्रीन पकड़ा दी। तो वो अपनी आसानी के लिए ना, अपने लिए भी मुश्किलात जान छुड़ा बढ़ा लेते हैं। जान छुड़ाते हैं, और बच्चे के लिए जो है मेंटल हेल्थ भी इफेक्ट करते हैं। तो ये जो एक्सरसाइजेज है ना, मैं ज्यादा एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि एक्सरसाइजेज तो नेट पे मिल जाती हैं, लेकिन लोगों को ये पता नहीं होता है कि इनके पीछे क्या पूरी साइंस है, क्या पीछे पूरी लॉजिक है इसकी। ये जो अभी हमने जैसे एक्सरसाइजेस की, इन एक्सरसाइजेस से एक तो आपकी थोड़ी सी मस्कुलर मूवमेंट है, ज्यादा मस्कुलर मूवमेंट इसके अंदर कुछ भी नहीं। एग्जैक्टली। लेकिन ब्रेन को क्या ये जिसको आप कहते हैं ना कि ब्रेन बूस्टिंग क्यों कहते हैं इसको, क्या ये कोई आपकी जहनी सलाहियत में इजाफा कर रही होती है या सिर्फ आपका फोकस और कंसंट्रेशन पे अफेक्ट कर रही है? ऑलराइट, वेरी गुड क्वेश्चन। अब देखिए मसल देखो, अभी एक्सरसाइज की है ना मैंने, तो देखें उनको भी कैसे दिमाग में जबरदस्त सवाल आ एक्सरसाइज रहा है। कराएं। मैंने इसलिए नाजरीन कहा था कि है बच्चों के लिए, लेकिन बड़े भी करें तो कोई हर्ज नहीं है। हमारे यहाँ बड़े भी बहुत छोटे छोटे हैं। ये मसल मूवमेंट्स आ गई, हाँ, ठीक है, मसल मूवमेंट्स हैं। अब इसमें क्या है कि जब आप मसल मूवमेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं ना, तो आपका ब्रेन ज्यादा एक्टिव होना शुरू होता है। फॉर एग्जाम्पल देखें, यूजली हम कहते हैं कि चलना फिरना कम हो गया, एक ही सीट पे बैठे रहते हैं, राइट।
राइट। तो ब्रेन भी तो एक मसल है ना, जैसे फिजिकल हमारी मसल्स को जरूरत होती है चलने फिरने की, तो ब्रेन के भी मसल्स हैं, उनको जरूरत होती है, और उनको हमें बहुत सारी और एक्सरसाइजेज हैं। आपने कहा जैसे सिंपल है, ये बहुत मुश्किल भी है, लेकिन मैंने सिंपल इसलिए बताई देखिए वो ना, मैं एग्जांपल देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हमने जो अभी ये वाली की है ना, ठीक है, ये वाली की, जब आप एकदम स्टार्ट करते हैं आपसे नहीं होती है, इस तरह की एक्सरसाइजेज होती हैं जिसमें आप जब स्टार्ट करते हैं आपसे नहीं होती, जैसे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब स्क्रीन के ऊपर जैसे मैं बताऊं आइस की होती हैं, आइस को आप लेफ्ट राइट बच्चे को बताते हैं, लेफ्ट राइट, लेफ्ट अप राइट डाउन, इस तरह से आप बताते हैं। फिर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एक्सरसाइजेज मैं कराती हूँ। ट्रस्ट मी, बच्चे में बहुत इंप्रूवमेंट आती है, स्पेशली एकेडमिक्स में। कौन सा लेवल ऐसा होता है जब इन एक्सरसाइजेज कराने के लिए आप प्लान करती हैं, लेकिन वो कौन सा पॉइंट होता है जब पेरेंट्स लेकर आते हैं बच्चों को और वो कंप्लेन क्या कर रहे होते हैं कि ये बच्चा क्या कर रहा है या क्या नहीं कर रहा है जिसको हम बदलना चाहते हैं? एग्जैक्टली जो मेजर कंप्लेंट्स हैं वो ये आती हैं कि बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं, बच्चा बैठ के रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, अच्छा, अपनी मर्जी कर रहे हैं, स्टबर्न रेबेलियस बच्चे बहुत हम भी नहीं देते थे रिस्पॉन्स, फिर ऐसी एक्सरसाइज होती है। अब तो ये वाली एक्सरसाइज चल ही नहीं सकती, आप ये अप्लाई करते और हैं तो नाराज होके बैठ जाते हैं, बच्चे नाराज होके बैठ जाते हैं और ट्रॉमा रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाते हैं बच्चे के। आई एम रियली सॉरी बट ऐसा है, बहुत ओवर सेंसिटिव बच्चे हैं, बहुत ओवर सेंसिटिव है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हमने नहीं बनाया, हमने कुछ गड़बड़ की है उनकी तरबियत में, जब भी वो ओवर सेंसिटिव। देखिए डरे हुए पेरेंट्स हैं, अब के जो पेरेंट्स हैं वो डरे हुए। पहले जो पेरेंट्स हैं ना वो नडर थे, उनको पता था वो क्या कर रहे हैं, उनको पता था कि ये मेरा टास्क है, मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा। आजकल के पेरेंट्स इस चीज पे भी हैं कि डरे हुए बहुत हैं। नो डाउट पहले पेरेंटिंग में बहुत सारी ऐसी चीजें थी, मसाइल थे, और हर वक्त का अपने मसाइल होते हैं हर जमाने के, राइट। लेकिन पॉइंट ये कि अब आप इतने भी पहले के बहुत ही ना डर थे और आपके बिल्कुल ही डरे हुए हैं, फियरफुल पेरेंटिंग कर रहे होते हैं कि हमने ऐसा कर दिया तो ये ना हो जाए, और फिर उसमें क्या होता है गलत तजर्बे शुरू कर देते हैं। ठीक है, अच्छा क्या है, सिंपल इज दैट, हम कोई भी टेक्निक इसलिए अप्लाई करते हैं कि हमने बच्चे के बिहेवियर को कंट्रोल करना है। सिंपल, ये क्लियर चीज है। आपने बच्चे को रोकना, कंट्रोल ले रहे हैं ना, आपने बच्चे को होमवर्क कराना, कंट्रोल ले रहे हैं। अब उसमें क्या है, मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज भी ऐड करती हूँ। जैसे एक बच्चा मेरे पास आया तो उसके ऊपर लाइंस पे कराती थी टीचर्स, उस बच्चे ने लिखना ही छोड़ दिया। अब जब वो मेरे पास आया तो मैंने उसकी लाइंस की बजाय उसको सिर्फ पेपर दे दिया सिंपल, और उस पर हमने राइटिंग स्टार्ट की। जब हम बच्चे को देखिए, जो रेबेलियस बच्चा होता है ना, जब आप उसको कहते हैं ना कि ये 4 लाइनों के बीच में, 5 लाइनों के बीच में लिखना है, वो कंट्रोल्ड फील करता है, वो फिर रेबेलियस होता है। वो जो टास्क कर रहा होता है ना, वो उसको भी छोड़ देता है। तो आपने इस तरह से, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम किसी अडल्ट से बात करें तो हमें जब किसी का पता हो कि इससे बात करेंगे तो इसने तो टेढ़ा हो जाना है, तो हम बात को थोड़ा गोल करके मैनिपुलेट करके, ताकि जो है वो ट्रिगर भी ना हो, लड़ाई भी ना हो। तो बच्चे की भी नफ्सियात को आपको ऐसे ही लेके चलना होता है। हर बच्चे का डिफरेंट पैटर्न होता है। अगर आपका बच्चा रेबेलियस है, जिद्दी है, तो उसको बॉक्सेस में फिट नहीं करें, वो आपके काबू नहीं आएगा। अच्छा, ये जो रेबेलियस बच्चे होते हैं, आगे जाकर इनकी पर्सनालिटी में इम्प्रूवमेंट क्या आता है, या ये जो रेबेलियस होना है, ये क्या कोई पॉजिटिव चीज होती है आगे? देखिए मैं एक चीज़ कहूँ, जो रेबेलियस बच्चे होते हैं ना, उनकी बड़ी एनर्जी होती है। अच्छा, वो बड़े हाई लेवल की उनकी मोटिवेशन होती है, क्योंकि देखिए जिद्दी होने के लिए आपको बहुत एनर्जी चाहिए होती है। हर बच्चा नहीं अपनी बात कन्वे कर पाता या अपनी बात रख पाता, राइट। और जो रेबेलियस है वो बाद में जाके नॉन रेबेलियस भी हो सकता है या हो जाता है। हाँ, देखिए नॉन रेबेलियस के बजाय वो अपने पैटर्न्स को जब इंसान समझ जाता है ना, तो वो अपने आप को ढालने की कोशिश, फिट इन करने की, इंसान की नेचर है कि वो फिट इन होने करने की कोशिश करता है। तो जब उसको एनवायरनमेंट ऐसा मिलता है ना, सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिलता है, अंडरस्टैंडिंग एनवायरनमेंट मिलता है, रेदर देन कि उसको क्रिटिसाइज किया जाए, तुम हो ही जिद्दी, तो तुम हो ही बागी, रेबेलियस हो, बात नहीं सुनते हो, तो वो फिर बच्चा नॉन रेबेलियस कभी नहीं होता, वो फिर वक्त के साथ और सख्त होता है। हाँ। लेकिन अगर उसको सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिलता है, क्रिटिसिज्म के बगैर एनवायरनमेंट मिलता है, और पेरेंट्स जो है शिफ्ट करना सीखते हैं कि उसकी एनर्जी को कहाँ शिफ्ट करना है, क्योंकि इनके अंदर बहुत एनर्जी होती है, तब्दीली लाते हैं, और ऐसे बच्चे बहुत हाई अचीवर्स होते हैं, बहुत हाई अचीवर्स होते हैं, और ये बहुत अच्छे लीडरशिप। देखिए लीडर के अंदर जो है, लीडर ही तो अपने नॉर्म से हटता है ना, वो माशरे को एक अलग रास्ता, एक अलग ख्वाब दिखाता है। बहुत शुक्रिया वजिया, आपने हमारा जो है दिमाग तेज किया। और देखते हैं आप कल का प्रोग्राम ब्रेक के बाद आने पर क्या। लीडर्स के लिए भी एक्सरसाइजेज होनी चाहिए, होती है, बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। बनाते हैं, शरीफ साहब आ रहे हैं ना, इसलिए पूछ रही हूँ। वजीर आजम साहब, और एक को तो अंदर किया हुआ है, तो इसलिए उसके लिए बाद में करेंगे, लेकिन जो आ रहे हैं उनके लिए तो पहले हम सर्विसेज। वजीर आजम साहब से मैं अपील करता हूँ ये एक्सरसाइजेज जो है वो असेंबली में लागू करें। और क्या, बिल्कुल। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। वक्फा लेते हैं नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
वेलकम बैक जी। अब एक बड़े ही अहम मौजू की तरफ आपकी हम तवज्जो दिलाना चाहेंगे। बेसिकली हमारी तवज्जो इसकी तरफ दिलाई गई, गैलप पाकिस्तान का एक सर्वे आया जिसमें कि कहा यह गया कि 35% पाकिस्तान की खवातीन जो हैं, जो मेडिकल साइंस की डिग्रीज हासिल करती हैं, MBBS की डिग्री हासिल कर लेती हैं, वो 35% खवातीन जो हैं वो जॉब मार्केट में एंटर नहीं होती या वो काम नहीं करती। वो एजुकेशन ले लेती हैं, डॉक्टर बन जाती हैं, लेकिन वो घर बैठ जाती हैं। अब उसके पीछे अवामिल बहुत सारे हो सकते हैं, फैमिली मैटर्स हो सकते हैं, फाइनेंशियल मैटर्स हो सकते हैं, हस्बैंड के साथ कहीं ट्रांसफर ऐसी जगह हो गई जहां खवातीन जॉब नहीं कर सकती। वो बहुत सारे अवामिल हैं, वो क्या हैं उस पर हम बात करेंगे। लेकिन ये जहन में रखिएगा कि पाकिस्तान के जो सरकारी मेडिकल कॉलेजेस हैं वो सब्सिडाइज्ड एजुकेशन फराहम करते हैं। प्राइवेट सेक्टर की हम बात नहीं कर रहे, हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो कि सब्सिडाइज्ड एजुकेशन लेते हैं, उन पे अवाम का, उन पे टैक्स पेयर का पैसा लगता है और उसके बाद वो मार्केट में एंटर नहीं करते और वो कमाते नहीं है, वो अपनी सीट जाया कर देते हैं। हाँ, ये लफ्ज जो था ना, ये आपने कहना था, सीट जाया होना, ये एक चीज है। अब एक यहाँ पर सवाल ये भी होता है कि खवातीन डॉक्टर्स हमें बहुओं के तौर पर चाहिए, लेकिन हमने उनसे काम नहीं कराना। एक तो ये रीजन है जो मैंने ही बता दिया कि हमने उनसे जॉब नहीं करानी। वो रोटियां जरूर पकाएंगी, डॉक्टर की रोटी हाथ की जो है वो ज्यादा टेस्टी होगी एक आम औरत की पकाई हुई रोटी से। ये एक है जो सासों का या जो ससुराल वालों का एक माइंडसेट होता है। लेकिन वो क्यों नहीं काम करती ऑन अ सीरियस नोट, क्यों नहीं वो जॉब मार्केट में एंटर करती हैं? और अगर एंटर करती भी हैं तो बड़े कम वक्त के बाद वो ड्रॉप आउट हो जाती हैं, वो निकल जाती हैं वो जॉब की मेन स्ट्रीम से। तो ऐसा क्यों होता है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर गजल जमील साहिबा मौजूद है जो कि खुद रेडियोलॉजिस्ट हैं और सरकारी ही मेडिकल कॉलेज से इन्होंने भी तालीम हासिल की है। ज्यादा काबिल इनको मैं समझती हूं, सरकार के लिए काम कर रही हैं। बिल्कुल। और हमारे साथ मौजूद है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गैलप पाकिस्तान बिलाल गिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका भी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप दोनों को प्रोग्राम में शामिल करने से पहले आप जो हमारे नाजरीन हैं उनको भी शामिल कर लें। हमारा फ़ोन नंबर स्क्रीन पर चला दें और ज़रा लोग भी अपनी राय से हमें आगाह करें कि क्या वजह है, कि उनको क्या लगता है कि ये जो ख़वातीन हैं ये अपनी जो एजुकेशन है उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करती, एज अ मेडिकल प्रोफेशनल क्यों काम नहीं कर रही होती। सर, सबसे पहले तो कुछ इस सर्वे की जो आपके सामने नताइज आए अगर आप वो बता सकें। जी बिल्कुल। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो गवर्नमेंट का एक इदारा है, वो हर साल एक बहुत बड़ा सर्वे करता है लेबर फोर्स सर्वे के नाम से। 1 लाख अफराद हाउस होल्ड्स के पास जाते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में पाकिस्तान के। उसमें वो एक सवाल पूछते हैं कि आपकी तालीम क्या है और आप काम क्या कर रहे हैं। तो हमें इस बात में इंटरेस्ट था कि पाकिस्तान में मेडिकल ट्रेन डॉक्टर्स की बहुत कमी है। PMDC के मुताबिक कोई 2.5 लाख के करीब डॉक्टर्स हैं जो कि आज तक पाकिस्तान में उनको लाइसेंस दिया गया 1947 से। 1947 से अब तक सिर्फ 2.5 लाख डॉक्टर्स को लाइसेंस दिया है। सिर्फ 2.5 लाख। ऐसा क्यों? मेडिकल की तालीम महंगी है, हुकूमत के पास वसाइल नहीं है, हमने इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी, रिसोर्सेज खर्च नहीं किए। 2.5 लाख सिर्फ डॉक्टर्स हैं जो ट्रेंड हैं, मगर आवाम की डॉक्टर्स की नीड तो मौजूद है। तो आवाम जो है वो फिर क्वैक डॉक्टर्स के पास जाते हैं, अनट्रेंड डॉक्टर्स के पास जाते हैं। ना सिर्फ 2.5 लाख हैं बल्कि उन 2.5 लाख में से भी बहुत से अफराद अब काम नहीं कर रहे। उनमें से 2 तरह की कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी वो है कि जो मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। ठीक है। तो हमने देखा कि तकरीबन 30,000 से 40,000 इन 2.5 लाख में से एक्चुअली अब मुल्क में मौजूद भी नहीं है। कोई सऊदी अरब में है, कोई दुबई में है। 2,10,000 रह गए, पीछे 2,10,000 रह गए। इनमें से हाफ जो हैं वो तकरीबन ख्वातीन हैं और उन हाफ में से हम जानना चाहते थे कि काम कितनी कर रही हैं, कितनी वर्क फोर्स में है, क्योंकि जो अब वर्क फोर्स में मौजूद नहीं है वो अपना डॉक्टरी का जो ऑक्यूपेशन है वो तो नहीं कर रहे। तो इसमें मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय थी। हमने सोचा कि हम इसको स्टेटिस्टिकली देखें, तो वहाँ से हमें मालूम हुआ कि 2/3 ख़वातीन डॉक्टर तो काम कर रही हैं मगर 1/3 किसी भी वजूहात से काम नहीं करी। इन 1/3 में 2 तरह की ख़वातीन मौजूद हैं। एक हैं जो हम कह रहे हैं कि 15% हैं ऑफ द टोटल डॉक्टर्स, वो काम करना चाहती हैं और वो कहती हैं कि हम जॉब करना चाहते हैं मगर जॉब मौजूद नहीं है। और 20 जॉब मौजूद नहीं है डॉक्टर के लिए, ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे मुल्क में तो डॉक्टर की सरकारी अस्पताल में नहीं होगी, जॉब मौजूद नहीं है या वो प्रैक्टिस नहीं कर सकती है। अब हमें इसके बारे में सोचना होगा कि हम अगर मेल माइंडसेट से सोचें तो ये बात नज़र आती है कि डॉक्टर तो बहुत पैसे कमाते हैं, उनको तो जॉब को नहीं मिलती तो क्लिनिक खोल लेना चाहिए। मगर औरतों के लिए माशरा बहुत मुख्तलिफ है और वो इस तरह से मुख्तलिफ है कि उनको अगर क्लिनिक खोलना है तो क्लिनिक खोलने के लिए तो भाई और बाप और शौहर की इजाज़त चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए। माशरे में खातून अगर बाहर कदम रखे तो उसके लिए अनगिनत मुश्किलात हैं, मसाइल हैं। तो वो 15% डॉक्टर्स हैं जिनको हमने और आपने एक तरह से टैक्स पेयर के पैसों पर उनको हमने ट्रेन किया
मगर अब वो काम करने के बावजूद पढ़ने जा रहे थे तब उनको मसाइल ना थे? पढ़ने के वक्त हमने उनके मसाइल में कमी की, हमने उनको एक सब्सिडाइज्ड एजुकेशन दी, हमने एक स्कूल यूनिवर्सिटी में उनके लिए बस क्रिएट की ताकि उनको लेके जाया जाए, माँ बाप को हमने मोटिवेट किया। बट जब इस सब के बावजूद हमने उनको ऑक्यूपेशनल मार्केट की तरफ हम लेके आए तो हमने इसके बारे में नहीं सोचा कि उनके बाकी जो कर रही हैं जो कर रहे हैं उनके लिए हमने कोई ज़राए ऐसे पैदा किए हैं कि उनके लिए आसानी है, वो शहरों में रहती हैं। तो इन 15% में एक बहुत बड़ा तबका है जो गांव में रहता है। अब पाकिस्तान की तकरीबन 50% आबादी गांव में रहती है, तो वहाँ पर रहने वाली ख़वातीन जो हैं उनके लिए इस तरह के मौक़े कि वो एक गाँव में क्लिनिक खोल सकें, तो ये 15% तो इस तरह से हैं। 20% ऐसे हैं कि जो ये कहती हैं कि मैं आजकल काम नहीं कर सकती, तो मैं जॉब मार्केट में अवेलेबल नहीं हूँ, फिलहाल नहीं हूँ। उनमें 2-3 तरह के, एक हैं जो लॉन्ग टर्म में ही जॉब मार्केट एग्जिट कर चुके हैं। डॉक्टरी क्योंकि एक प्रोफेशन ऐसा है कि आपको एक दफ़ा अगर आप छोड़ दें तो आपके लिए वापस आना नामुमकिन है। दूसरी तरह के वो हैं कि जो मुस्तकिल इन एंड आउट ऑफ द लेबर फोर्स हैं। ख़वातीन के यहाँ बच्चे पैदा होते हैं, शादी ब्याह होती है, हस्बैंड के साथ आपको कहीं जाना है, तो आप मुस्तकिल लेबर फोर्स से इन एंड आउट हो रहे हैं। बट जब आप इन हैं तब तो आप मुल्क और कौम के लिए कोई वैल्यूबल खिदमत कर रहे हैं। जब आप आउट हैं तो आपकी जो एक ट्रेंड एक्टिविटी जो आप पे की गई थी वो एक तरह से इस वक्त मौजूद नहीं है। तो हमें किसी को ब्लेम नहीं करना, आई थिंक डॉक्टर्स को और फीमेल डॉक्टर्स को फाइंड आउट कर सर्वे यही बताता है। क्लिनिक वो कर सकती है एक औरत, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि एक यंग डॉक्टर जो बिल्कुल ही मेडिकल कॉलेज से निकली है और उसने अपना एग्जाम दिया है, FCPS दिया है, पार्ट 1 पार्ट 2 दिया है, वो फौरन आके अगर क्लिनिक में बैठेगी और उसके पास सरकारी या कोई प्राइवेट हॉस्पिटल की बैकिंग नहीं है कि हाँ भाई इसको हमने नौकरी पे रखा हुआ है और हम इसके गारंटर हैं या एक तरह से जिम्मेदारी लेते हैं, तो कोई पेशेंट भी आके अपनी लाइफ अपने रिस्क में नहीं करेगा। किसी यंग डॉक्टर के पास आप रश देखें, अगर क्लिनिक खोल दें और एक एक्सपीरियंस डॉक्टर जो पुराना है जिसको अस्पतालों में पुराने हो ही जाएंगे, शुरू तो करो भाई। लेकिन हाँ वो पुराने होने का इंतजार कर रहे हो नहीं, लेकिन क्लिनिक डायरेक्टली नहीं खोल सकते, वो जाएगा कोई नहीं उनके पास, उनकी कॉस्ट ही होगी। खोल के तो देखें, आएगा मेहमान आएगा उनके पास, अरे आएंगे भाई, इंसान आया ना मेहमान जरूर आएगा। हमारे साथ कॉलर है जी आया कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आपके मेहमानों को भी सलाम। जी इधर स्टूडियो में भी आवाज दे दीजिए प्लीज। जी बताइए जी, फरमाइए। जी मेरा देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट आपने इशू उठाया, क्योंकि मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि आजकल तो माशाल्लाह यूनिवर्सिटीज में, मेडिकल यूनिवर्सिटी में लड़कियों की तादाद ज्यादा बढ़ती जा रही है। लेकिन बात यह है कि अवैस हम अगर एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कोई करते हैं डॉक्टरेट, तो डॉक्टर की डिग्री लेते तो कम से कम भी 30-40 से 50 लाख रुपए खर्च होते हैं। सर ज्यादा है जी, इससे भी ज्यादा करोड़ रुपए भी हो जाते हैं, करोड़ रुपए हो जाते हैं। लेकिन मसला ये है कि जब आप किसी सरकारी यूनिवर्सिटी में रहते हैं तो सारे आपके पैसे भी कम खर्च होते हैं और आप सरकार आप पे पैसा लगाती है। लेकिन होता ही कि आपने जैसे आप कहा बहुत सारी लड़कियां जॉब नहीं कर पाती, वो अपनी मर्जी उनमें शामिल नहीं होती, उनके ऊपर मुख्तलिफ प्रेशर्स होते हैं। जैसे अगर ससुराल में चलेगी तो शौकिया डॉक्टर तो ले आते हैं लेकिन डॉक्टरों को काम नहीं करने देते। तो एक तो ये कि जब किसी डॉक्टर से आप शादी करें तो आप उसको एटलीस्ट उसको काम करने की गुंजाइश दे, और आप डॉक्टर से शादी करने का मकसद भी आप समझे कि वो ऐसी एक प्रोफेशन चालू करती है जो इमरजेंसी में भी रात को भी जा सकती है। इमरजेंसी करके इमरजेंसी डील करेगी वो, ये रात को शौहर को चाय चाहिए इमरजेंसी। और एक सवाल मेरा ये डॉक्टर के लोग बैठे हुए, मेरा सवाल ये है कि देखिए हम किसी तरह एक, क्योंकि बहुत प्रोफेशनल डिग्री है, तो हम किसी तरह कम से कम बाउंड कर सकते हैं कि किसी डॉक्टर को कि भाई आपने अगर ये डिग्री ली है गवर्नमेंट कॉलेज से तो ये बाउंड कि आप इतने अरसे काम करते हैं। ठीक है। वन मोर क्वेश्चन। जी एक क्वेश्चन मेरा और ये है कि देखिए जो आपने बात की ना, अगर एक लड़की फ्रेश डॉक्टर निकली, मुझे नहीं समझ में आता कि एक अच्छा एक्सपीरियंस डॉक्टर है, व्हाई डोंट एक्सपीरियंस डॉक्टर के एक लड़की 2 लड़कियों को रखें कि भाई वो एज ए अप्रेंटिसशिप काम करें ताकि वो क्लिनिक को समझ सके और काम कर सके। ये क्यों नहीं होता हमारे यहाँ? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा गजल साहब जी, पहले तो रीजंस आपने क्यों काम किया, आपको भी कभी ऐसा फेस हुआ कि मैं ना करूं? एग्जैक्टली मैं ऑलमोस्ट अब मुझे जॉब करते हुए आफ्टर MBBS 23-24 ईयर्स हो चुके हैं, तो द रोड वाज ऑलवेज बम्पी, इट वाज नॉट अ वेरी नाइस, इट वाज अ टर्बुलेंट फ्लाइट आई वाज। तो लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि आपके इनर जो मोटिवेशन होती है, आपको वही प्रेशर्स हर लड़की को फेस करने पड़ते हैं जो मेरा ख्याल है जो अब ये हमने बता दिया, रोटियां और वट एवर, द ससुराली प्रेशर्स आर ऑलवेज देयर, क्योंकि लेकिन जी सब के पास वही होते हैं, लेकिन जो आपकी अपनी इनर मोटिवेशन होती है ना, दैट इज द बेसिक थिंग जो आपको लेके चलती है। लेकिन जब आप किसी जगह चल पड़ते हैं ना, व्हेन यू आर ऑन अ पाथ, पीपल स्टार्ट सपोर्टिंग यू। आपके पास जब आप शादी करके जाएंगे
आएंगे और आप ये एक्सपेक्ट करें कि एक रेड कारपेट बिछा होगा, मेरे पास सारा सपोर्ट सिस्टम होगा, आई विल गो ऑन द करियर पाथ, दैट विल नेवर हैपन एंड हैज नेवर हैपेंड विद एनीवन। क्या बात। तो हर शख्स को एक स्टैंड लेना पड़ता है। इट्स योर इनर स्ट्रेंथ, आप कितना मोटिवेटेड हैं। होता क्या है कि पेरेंट्स की तरफ से शादी का प्रेशर, लड़कियां भी कुछ पेरेंट्स की ख्वाहिश पर ही बनी होती हैं डॉक्टर्स, कोई बहुत इनर मोटिवेशन नहीं होती कि मैंने कुछ करना है, अपना करियर पाथ चूज, तो वो सकम कर जाती हैं टू सोसाइटल प्रेशर्स। हर किस्म का प्रेशर होता है। देखें, कुछ तो जेंडर रोल्स हैं हमारे जो जेंडर स्पेसिफिक हैं, वो हमने करने हैं, वी नेवर डिनाई दैट। हमने फैमिली भी पालनी है, प्रेगनेंसी है, लैक्टेशन है, बच्चों की अपब्रिंगिंग है। कुछ ऐसे जो जेंडर नॉन स्पेसिफिक हमारी प्रॉब्लम्स है ना, सोसाइटल जो प्री सेट माइंड्स हैं कि घर भी संभालना है, रोटियां भी पकानी है, खाना भी बनाना है, रात को ये भी करना है, ससुराल भी देखना है, रिलेटिव, दीज आर ऑल सोसाइटल। और काफ़ी ज़्यादा, मतलब आई वुड से जो नंबर इन्होंने बताया है वो रियलिस्टिक ही है, लेकिन दे सकम टू द सोसाइटल प्रेशर। हम उनमें से हैं जो निकल गए और सोसाइटी का प्रेशर नहीं लिया। निकलना किस तरह, ये हम आपसे टिप्स लेंगे। एक कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। जी नूरुलैन फातिमा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी नूर, फरमाइए। जी, हमेशा की तरह आज भी आपने जो प्रोग्राम का जो उन्वान रखा है वो बहुत अच्छा है, और खवातीन डॉक्टर्स के हवाले से कि जो मुलाजमत नहीं करती, तो इसके लिए ये देखें, कोई भी फील्ड हो, खवातीन जो है किसी भी फील्ड को चूज करे, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो या मीडिया हो, जब तक वो उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगी तब तक उनकी तालीम जो है उसका कोई फायदा नहीं है, वो अधूरी है। सही है। मेरी बड़ी सिस्टर डॉक्टर है, तो मेरे वालिदैन ने जब वो मेडिकल में उनका एडमिशन हुआ था, उनको यही कहा था कि बेटा अपनी प्रैक्टिस कभी ना छोड़ना, इस पेशे का फायदा कुछ भी नहीं है अगर आप उसकी प्रैक्टिस ना करो। मैं मीडिया साइंस पढ़ी हुई हूँ, मैंने 13 इयर्स रेडियो पाकिस्तान में एज अ कंपेयर जॉब की है। अच्छा। तो मेरे वालिदैन ने यही कहा था आप पढ़ो अपनी डिग्री को, अपनी फील्ड को अपने टच में रखना। तो वो खवातीन या जो फैमिलीज जो है वो अपनी लड़कियों को, या वो घर वाले जो अपनी लड़कियों को तालीम तो दिलवाते हैं, उसके बाद उनको प्रैक्टिस नहीं करवाते, तो ऐसी तालीम का कोई भी हो, किसी भी शोबे की हो, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल सही। ठीक है, बहुत शुक्रिया नूरुलैन फातिमा जी। आप बताएं टिप्स कैसे। सास को आपने कहा भाई सास की बात नहीं है, इसमें पूरा एक सिस्टम है। देखें, आपका सपोर्ट सिस्टम क्या होता है, आपका हस्बैंड, आपका इन लॉज, आपके पेरेंट्स और सिबलिंग्स, जो भी कोई सपोर्ट सिस्टम है। जब आप एक तरफ चल पड़ते हैं और आप लोगों को नजर आता है कि ये अब एक कामयाबी की तरफ चल पड़ा है, हाँ ये तो अब चल पड़ा है, अब ये नहीं रुकने वाला, then people get along, they tag along। ये कभी भी नहीं होता कि आपको अकेला छोड़ देंगे अगर वो देख रहे हैं कि कुछ होने जा रहा है, ठीक है ना, लेकिन कुछ होता नजर तो आए ना। अब आप ये सोच के बैठ जाएं कि नहीं, हिम्मत ना हो और आपके अंदर हिम्मत ना हो और अगलों से आप एक्सपेक्ट करें, यू कैन नॉट ब्लेम एनीबॉडी फॉर योर ओन फेलियर्स। आप खुद जिम्मेदार हैं। पूरी सूरत हाल में आपका क्या ख्याल है, कितना कसूर लड़कियों का अपना होता है और कितना कसूर इस माशरे का होता है? अगर मैं ये समझूं, मतलब जनरलाइज नहीं कर सकती, लेकिन ये कि ऑलमोस्ट 70% कसूर खातून का अपना है कि अच्छा बच्चे बड़े हो जाएंगे तो मैं शुरू करूंगी। बच्चे तो 3 साल बाद वो स्कूल बच्चा जाना शुरू होगा, आपकी शादी को 4 साल हो गए, यू विल बी ऑफ फील्ड फॉर दैट टाइम। उस वक्त तक मेडिसिन की जो फील्ड है ना वो तो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है। वो 4 साल आपके तकरीबन समझ लें 20 साल पीछे चले गए आप, पीछे की एजुकेशन भी आपने ज़ाया की, आगे भी आप लेट हो गए। और तो ये हर फील्ड में ये प्रॉब्लम और ये हर फील्ड में, बिकॉज इतना चेंजेस आ रही हैं हर तरह से कि आप अगर इन नहीं है उस फील्ड में तो देन यू आर कंप्लीटली आउट। आप थोड़ा सा कॉस्टिंग का भी हम आइडिया लेना चाहेंगे आपसे और थोड़े रीजन जो आपके सामने इसमें भी आऊंगी मैं आपके साथ। ट्रांसफर पोस्टिंग भी एक बड़ा इशू है खवातीन का। सरफराज साहब है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी सर, फरमाइए। जंग से बात सर, मेरी बेटी, मैं जंग से बोल रहा हूँ, मेरी बेटी डॉक्टर है BHU में, माशाल्लाह। वो घर से 65 किलोमीटर दूर है। वो रोजाना वो 1 महीने में 25 दिन जाती है, तो उसका खर्चा तकरीबन 98,000 रुपये आता है। ओहो, 1,33,000 तनख्वाह है। तो हमने कई दफा रिक्वेस्ट की है कि हमें कहीं नजदीक अटैचमेंट कर दी जाए, तो नहीं कर रही गवर्नमेंट। अब क्या करें, नौकरी छोड़े ना छोड़े। नजदीक तरीन अस्पताल कितना आपके करीब है? ये हमारे पास देखो 4 किलोमीटर पे है। जंग जो शहर है हमसे बाहर है, वो तकरीबन कोई 8 किलोमीटर दूर है, और एक BHU है वो तकरीबन 7-8 किलोमीटर। फैसिलिटेशन नहीं है तो वो बेचारी क्या करेगी? और डोमिसाइल कहाँ का है? देखो ना, वो तकरीबन 30,000 रुपये बनता है, तो क्या करेगी? सही है। अच्छा, और डोमिसाइल किस जगह का है आपकी बेटी का? ये हमारा ये जंग में BHU वो तकरीबन 8 किलोमीटर दूर है, तो BHU में वो अटैचमेंट कर दें अगर वो ट्रांसफर नहीं कर सकते तो। ठीक है,
ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। एक और मुझे चीज बताएं, ये तो हम बात कर रहे हैं सरफराज साहब, हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटलों की। प्राइवेट अस्पताल में उन्होंने जॉब नहीं की, नहीं सोचा करने? नहीं, प्राइवेट में नहीं की। क्यों? नहीं, बस वो हमें गवर्नमेंट का जॉब मिल गया तो हम क्यों ना उसमें करें। यही तो बात है, यही तो बात है मेरे दोस्त, मेरे भाई। प्राइवेट में इससे ज्यादा एक्सप्लोटेशन है। ऐसा नहीं है, प्राइवेट में इससे भी कम पैसे हैं। तो मैं पूछ रहा हूँ भाई, डिस्टेंस है, मसला है, पेंशन नहीं है, सभी को अपने घरों के करीब और आगे कोई फ्यूचर भी नहीं है। प्राइवेट में इस तरह फ्यूचर नहीं है, आपकी कोई ट्रेनिंग 10 लाख नहीं है। वो कितने रुपए गवर्नमेंट ने खर्च किए ट्रेनिंग नहीं है जी। तो इसमें मुख्तलिफ एस्टिमेट्स हैं। अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटियों की एग्जांपल लें तो वहाँ पर तकरीबन 50 से 60 लाख रुपए मिनिमम है जो एक डॉक्टर पे खर्च हो जाता है बाय द एंड ऑफ द 5th प्राइवेट में। ठीक है, तो उन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ से भी अगर आप पूछें, जैसे आप आगा खान से चेक करें तो आगा खान ये कहता है कि एक्चुअली 60 लाख रुपए तो हमने खर्च किए और हम फिर भी लॉस मेकिंग थे, और हम क्योंकि एक फाउंडेशन है तो हम अपने पैसों से ट्रेन करते हैं। तो रियलिस्टिक एस्टिमेट कुड बी अराउंड 10 मिलियन। तो अगर एक डॉक्टर बनने पर 1 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, 1 करोड़ रुपए मतलब ये कि एक डॉक्टर ने हुकूमत से ले लिए, अब लेने के बाद वो कह रहा है कि मुझे घर के करीब तैनात करो। नहीं, ले तो लिए, लेकिन अब वो 1 करोड़ ना करो भाई, 1 करोड़ रुपए उसकी जेब में तो नहीं गए ना भाई, उसको दिए ही तो सही ना, मतलब उसने तालीम पर खर्च किए, लेकिन वो क्या फैसिलिटी दे, कितने साल लगेंगे उसे वो 1 करोड़ कमाने में, आप ये भी तो देखिए। हमने तो दिए ना। आप सब्सिडाइज ना करें एजुकेशन, मेरा अपना जाती ख्याल है, द एजुकेशन शुड नॉट बी सब्सिडाइज्ड। आप उसको रियलिस्टिक रखें, लेकिन आप कम से कम जो लोग फील्ड में आना चाहते हैं उनको पे तो ज़्यादा करें, कोई थोड़ी सी तो अमाउंट ऐसी हो जो रिस्पेक्टेबल हो। अब अगर मैं कहूँ कि जी मेरा बच्चा रो रहा है और मैं जा रही हूँ एक 40,000 रुपए की नौकरी करने के लिए, इट्स नॉट वर्थ इट। तो दैट इज द 1.25 लाख रुपए मिल रहे हैं इनको, तो 1,35,000 ये तो गवर्नमेंट की जॉब है ना। मैं प्राइवेट के अंदर 40, 30, 40 इतना ही है, लेकिन गवर्नमेंट मतलब मेरा जो बुनियादी जो चीज़ मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि गवर्नमेंट आप पर 1 करोड़ रुपए लगाए भी आपको तालीम देने के, फिर गवर्नमेंट आपको घर के करीब अस्पताल भी बना के दे, फिर गवर्नमेंट आपको लाखों रुपए तनख्वाह भी दे, तो थोड़ा ज्यादा हो गया ना भाई, ये थोड़ा ज्यादा डिमांडिंग हो गया। अच्छा, इसमें एक और प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि ट्रांसफर पोस्टिंग, मिसाल के तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में ये बड़ा मसला था कि जाहिर है हमारे कुछ इलाके टेररिज्म की नजर हो गए, अस्पताल भी वहाँ पे खत्म हो गए। अच्छा, लोगों की डिमांड तो थी कि डॉक्टर और मेडिकल सर्विसेज वहाँ पर मिले, लेकिन चूंकि डॉक्टर्स फाटा से आ गए या बहुत सारे ऐसे इलाकों से आ गए पढ़ने, अब वहाँ पर सरकारी जो मेडिकल कॉलेजेस थे वो उनको ले रहे थे, उन्होंने तालीम वहाँ से हासिल की। फिर गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा ने एक प्लान निकाला कि भाई इनका डोमिसाइल जहाँ का है ये कम से कम 2 साल जाके वहां पर करेंगे, जॉब करेंगे अपने एरिया में। तो उस पे उन्होंने कहा नहीं जी हम नहीं करेंगे, यंग डॉक्टर्स ने हड़तालें कर दी, वो भी आपने देखा होगा। अब ये तो एक बड़ी जेन्युइन डिमांड टू लिव इन द पेरिफेरी आफ्टर बिकमिंग अ डॉक्टर। बिल्कुल, आई थिंक एक मेजर जो है वो जो डिस्ट्रिक्ट्स में पोस्टिंग है तो एक खास, हालांकि उनको पे इंसेंटिवाइज की थी, उनकी पे पेशावर के डॉक्टर से ज्यादा ही थी सरकारी। केपी के मुख्त जो यानी पेशावर, चारसदा, मर्दान में तो आप काम करना चाहते हैं, मगर टांग और कोहाट और पंजाब में पाटा के पुराने सिचुएशन है। हमने मतलब अब मैं वही आपकी बात बता रही हूँ कि द बम्पी रोड विच आई ट्रैवल्ड, मैंने ऐसी डिस्पेंसरी में भी काम किया जहाँ पहले बकरियां बंधी हुई थी। तो व्हेन यू हैव टू डू इट, यू हैव टू डू। आपके ऊपर गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया, आपने उस जगह काम करके अपना हक अदा किया, अदा कर दिया। अब अगर आपके ऊपर 1 करोड़ रुपए खर्च भी हो रहे हैं, आप कह रहे हैं बेटर। देखें, हर वक्त वो सिचुएशन नहीं होता, और यू हैव टू स्टिक टू द प्लान ना। आपको अपने आप करियर पाथ को स्टिक करना पड़ता है। यू डोंट, लेकिन मैं गांव में जाके खिदमत नहीं करूंगा, मैं शहर में रहकर करियर पाथ करूंगा, तो ये तो मेंटालिटी सही नहीं। दोनों साइड्स हैं, सो हमें यानी डॉक्टर्स की साइड को भी सुनना चाहिए और जो हुकूमत और प्राइवेट सेक्टर की साइड को भी सुनना चाहिए। हमने एक जो बहुत बड़ा इशू है वो रूरल अर्बन का है। बिल्कुल, तो 50% पाकिस्तानी तो रूरल इलाकों में रहते हैं, वहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ आइदर गवर्नमेंट डॉक्टर्स और प्राइवेट डॉक्टर्स दोनों ही नहीं है। जब सारे डॉक्टर्स ही अर्बन एरियाज में काम करना चाहेंगे फिर तो जॉब्स नहीं होंगे, फिर जॉब्स नहीं होंगे, फिर जॉब्स नहीं है। इसी तरह से जब सारे एक जगह काम करना चाहेंगे तो फिर जो वेज है डॉक्टर की जो 1.5 लाख रुपए है, या आप क्लिनिक में अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी तो अवेलेबिलिटी ज्यादा है, तो जहाँ पर अवेलेबिलिटी कम है और जहाँ पर आपको पैसे भी ज्यादा मिल सकते हैं, क्योंकि लोग गाँवों से शहर आते हैं सिग्निफिकेंट डिस्टेंसेस कवर करके, तो अगर आप वहाँ पर अपना मेडिकल प्रैक्टिस कर सकें तो इसके लिए हुकूमत को और अदर इंस्टीट्यूशंस को उनको फैसिलिटेट करना है। जैसे अच्छा, एक और कॉलर है, मैं फिर आपकी बात की तरफ आता हूँ। मोहम्मद अली साहब है, अस्सलाम वालेकुम, लाहौर से। जी मोहम्मद अली साहब। मोहतरम, ऐसा है कि मेरी बेटी डॉक्टर हैं
रावलपिंडी में माशाल्लाह। गायनेकोलॉजिस्ट है, उन्होंने FCPS की 4 साल ट्रेनिंग मुकम्मल कर ली है, वो फाइनल पेपर देने हैं उन्होंने सिर्फ। बिल्कुल सही। खवातीन के लिए आप बात कर रहे हैं वो प्रैक्टिस क्यों नहीं करती, सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्राइवेट सेक्टर तो उन्हें बहुत कम थोड़ी सैलरी देता है, ठीक है, 40,000 45,000, इससे ज्यादा कुछ सैलरी देने के लिए तैयार ही नहीं होता। सही है। 8 घंटे की ड्यूटी। अच्छा, बच्चों के लिए किसी भी प्राइवेट सेक्टर ने किसी भी जगह पर कोई डे केयर सेंटर नहीं रखा हुआ। सही, ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी। बिल्कुल, प्राइवेट सेक्टर फैसिलिटेट तो करे ना, चले थोड़ी सैलरी पर रखा है मगर बच्चों के लिए प्रिविलेजेस दे दे, कुछ होने चाहिए। हाँ जी, मगर ये प्रिविलेजेस और कौन से प्राइवेट इदारे में हमारे यहाँ पे? गवर्नमेंट में भी बहुत सारी जगहों पे गवर्नमेंट में भी नहीं है। ये तो मतलब पाकिस्तान में बहुत सारे प्राइवेट इदारे फैसिलिटी शुड, लेकिन ये प्रॉब्लम है। ठीक है, और बताएं। सरकारी सेक्टर में भी हालांकि ये नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब के दौर में या किसी दौर में गवर्नमेंट ने बड़े ऑर्डर किए थे कि डे केयर सेंटर तैयार किए जाए जी, मगर अभी तक सरकारी सेक्टर में भी कोई स्टैंडर्ड का कोई मियारी डे केयर सेंटर नहीं। एक तो ये प्रॉब्लम हो गई, और कोई प्रॉब्लम? अच्छा, फिर खवातीन को उनकी जिनका जहां का डोमिसाइल है वहां पर भेजा जाए। ये आजाद कश्मीर, फाटा, इधर की सीटों पे जो लोग लो मेरिट वाले आके यहाँ पर सरकारी अस्पताल में काम करते हैं, वो अपने पॉलिटिकल प्रेशर से यहीं पर अपॉइंटमेंट से ले लेते हैं। बिल्कुल, वो वापस ही नहीं जाते हैं। ये तो बना हुआ था प्लान, ये तो हड़ताल हो गई डॉक्टरों की मतलब। और हालांकि सिर्फ उसमें बाइंडिंग भी सिर्फ 2 साल की थी। 2 साल तो इज नथिंग, इतना तो आप समझे ट्रेनिंग में करोड़ रुपए लगाए तुम पर। ना आजाद कश्मीर वाले वापस जाते हैं, ना फाटा वाले वापस जाते हैं, ना गिलगित वाले वापस जाते हैं, और यहाँ पर सरकारी सीटों पर लो मेरिट पर आकर एडमिशन लेते हैं। बिल्कुल सही, बैठे रहते हैं, और उनका पॉलिटिकल प्रेशर भी ज्यादा होता है। और पॉलिटिकल प्रेशर इतना है कि डॉक्टर्स को अपने हिसाब से, वो जो जिनका प्रेशर होता है वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं अपने आप को, और जिनका प्रेशर नहीं होता वो फिर इधर उधर करते हैं, और फिर वो कहते हैं नौकरी ना ही करूं। बिल्कुल ठीक है, तो अब इसका सोल्यूशन बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब। इसका सोल्यूशन आपकी नजर में क्या है? कोई फाउंडेशन होनी चाहिए कि भाई जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से पड़ेगा, हम उसके ऊपर करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, उसको करना पड़ेगा। एजुकेशन इतनी सब्सिडाइज नहीं होनी चाहिए, मेडिकल एजुकेशन, इट शुड बी वर्थ इट। जितने पैसे बाकी दुनिया में भी ऐसे ही है, बाकी सारी दुनिया में तो बहुत एक्सपेंसिव है। मेडिकल साइंस की डिग्री तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में भी उनकी बहुत एक्सपेंसिव है। तो ये पेरेंट्स जब आप बच्चियों को धकेल रहे होते हैं, वो बेसिकली दिमाग में रिश्ता रख के कि जी अच्छा रिश्ता मिल जाएगा और मेडिकल कॉलेज में दाखिले, तो जब उनको जेब से पैसे देने पड़ेंगे तो फिर उन्हें समझ आ जाएगी कि इट शुड बी लाइक वी शुड एक्चुअली जब हम स्पेंड करते हैं ना, तब हमें उसकी वर्थ पता चलती है कि क्या चीज़ है। पहली बात तो इतनी, और जो आप सब्सिडी कम करेंगे ना, वो आप उनकी पेज में इंक्रीज कर दें, तो कम से कम वो एक मेड रख लेगी अगर डे केयर नहीं है तो। अब 1.5 लाख रुपए में निगरान सेटअप में वजीरे सेहत बनाओ यार इनको को। नहीं, आप 1.5 लाख रुपए वो कह रहे हैं कि अगर पे है तो 1.5 लाख में कहाँ वो मेड अफोर्ड कर, वो तो ट्रांसपोर्ट ही के अंदर ऐसा ही होता है, मोस्टली ऐसा ही होता है। अब आज के जमाने में 1.5 लाख रुपए अगर किसी को मिल भी रही है, वो मेड रखे बच्चे को ट्रांसपोर्ट, कुछ भी नहीं हो सकता, तो अपनी जेब से पल्ले से देना पड़ेगा। तो फिर और कोई ऐसी बाउंडिंग होनी चाहिए, कोई ऐसी चीज होनी चाहिए, बाउंडिंग कोई होनी चाहिए। बिल्कुल, एक जो है वो ये कि हम अगर जो प्रैक्टिस है वो ख्वातीन के घर पे ले जाए, जैसे टेलीमेडिसिन है। सो हमें मालूम है कि ख्वातीन के एक डोमेस्टिक उनके इश्यूज हैं, तो हम उनको फैसिलिटेट करने के लिए अगर हम फ्यू आवर्स के लिए उनके लिए विंडो ओपन कर दें कि वो अपने घर से बैठकर लोगों को ट्रीट कर सकें। दुनिया भर में टेक्नोलॉजी की वजह से ये पाकिस्तान में भी सेहत कहानी के नाम से एक डिजिटल सेटअप है। वो इसी तरह से ये जो 35,000 ट्रेन डॉक्टर्स हैं, जो कि हमारे ख्याल से तकरीबन 35 से 40 लाख पाकिस्तानियों को आसानी से ट्रीट कर सकती हैं। तो 40 लाख पाकिस्तानी अगर किसी भी चीज़ से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, तो उसके लिए सोचना, और हमारा एस्टिमेट है कि 200 बिलियन का लॉस है एवरी ईयर। तो इस इतने बड़े लॉस के लिए अगर आप थोड़ा सा भी इसके ऊपर सोच विचार करें, तो आप उसका अगर टाइनी % भी यूटिलाइज कर लें, तो आप एक ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। बेसिकली डॉक्टर साहब, ये कहानी जो आपने अच्छी मतलब एक कहानी है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। एक खातून जो जिसके 2-3 बच्चे हैं, वो 4 घंटे के लिए टेलीमेडिसिन कैसे कर सकती है उस घर में बैठ के, जब कंड्यूसिव एनवायरनमेंट ही नहीं है। सुबह फजर के टाइम पे कर ले, कुछ तो कर ले, जाग ही ले भाई, करना ही नहीं है तो फिर घर से निकलना इज द बेसिक थिंग। घर में बैठे हुए तो रोटी ही पक सकती है। बिल्कुल, लेकिन बुनियादी चीज क्या है, आप डॉक्टर बनते क्यों हैं?
मोटिवेशन क्या है? क्या मुझे खिदमत करनी है, या मुझे शादी का अच्छा रिश्ता चाहिए, या मुझे पैसा कमाना है? ये बड़े शॉर्ट टर्म किस्म की पैसा कमाने वाली बात जो है ना, वो इट कम्स वेरी लॉन्ग। 50 साल के आप जब हो जाएंगे तब आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलती है, बाकी तो फिर आप किसी पे डिपेंडेंट ही होते हैं फाइनेंशियली। लेकिन वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अगर खवातीन, वो 25 साल की खातून वो एक्सपीरियंस कर ले जो 50 साल की खातून को हासिल है ना, then she'll stand up and do something. होनी चाहिए, मैं आपकी इस बात से मुत्तफिक हो गया। लेकिन इसका ये भी डबल एज स्वॉर्ड है। उसमें मसला ये है कि हमारे यहाँ जो क्वालिटी ऑफ डॉक्टर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं सरकारी अस्पतालों में, क्या वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में प्रोड्यूस हो रहे हैं? एक तो सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि जो सरकारी अस्पताल, जो मेडिकल कॉलेजेस हैं जहाँ पर सब्सिडाइज्ड एजुकेशन की ही वजह से लोग चले जाते हैं, मेरिट पे फुलफिल कर लेते हैं उनका मेरिट और वो चले जाते हैं, उसमें से चलो 100% नहीं तो 80% अच्छे डॉक्टर्स निकल आएंगे, अच्छे आपको सर्विसेज देने वाले निकल आएंगे। लेकिन अगर वो सब्सिडी भी आपने बिल्कुल ही खत्म कर दी तो फिर उसका आपको नतीजा क्या मिलेगा? क्या फाउंडेशन लगाओ उनके ऊपर, जिसको पढ़ाया है वो 5 साल तक मुल्क से बाहर ना जा सके, 2 साल गांव में काम करे, फिर उसके बाद जो करना है करें। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बड़ा जबरदस्त डिस्कशन हुई, थॉट प्रोवोकिंग, और कोशिश करते रहेंगे ऐसे ही जरा झंझोड़ते रहे। एक डॉक्टर का मैं आपको किस्सा सुनाऊं जाते जाते कि वो घर जो था वो शिफ्ट कर रही थी। डॉक्टर हैं, उनके हस्बैंड भी डॉक्टर हैं, पूरा फैमिली में उनके डॉक्टर की भरमार है, तो वो घर शिफ्ट कर रही थी। उन्होंने गिराज में कुछ कागजात रखे थे, तो उनका बेटा आया दौड़ते दौड़ते, उन्होंने कहा मामा ये क्या है? तो कहती क्या है? ओ ये तो मेरी MBBS की डिग्री है। तो ये नाजरीन आपको चूहे खा रहे थे उसको, और बाकी आप खुद समझ सकते हैं, ये किस्सा सुनाना जरूरी था। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। अब आपको लेकर चलते हैं जरा पेशावर की तरफ, और पेशावर में हो रहा है बड़ा जबरदस्त काम। एक कैदी है जो सेंट्रल जेल में लोगों को मुसव्विरी और जिसको कहते हैं पेंटिंग सिखा रहा है। जीशान का खेल इसके हवाले से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जीशान साहब, बताइए जरा क्या सूरत हाल है, कौन है ये कैदी जो कि वहां पर कैदियों को सिखा रहा है पेंटिंग? मैं इस वक्त पेशावर सेंट्रल जेल में मौजूद हूँ और यहाँ पर कैदियों को एक ज़िम्मेदार शहरी बनाने पर काम किया जा रहा है। खुसूसी तौर पर जो दिलचस्प चीज़ है वो पेंटिंग है। यहाँ पर सिखाने वाले भी कैदी है और सीखने वाले भी कैदी है। इस वक्त इनका जो उस्ताद है अयूब खान, जिनका ताल्लुक स्वाद से है और वो भी मंशियात के केस में इधर जेल आए हुए हैं। 1 साल मेरा हो गया जेल में, तो अभी ये सोच मुझे आई कि कुछ इस्तिफादा दो लोगों को, तो ये क्लास लिया है, पेंटिंग के बारे में सिखा रहा हूँ, और ये सारा कोऑपरेशन जेल इंतज़ामिया की वजह से है, उसी की तरफ से है, और लोगों के भलाई के लिए हैं। एक तासुर भी है कि लोग अपने पेंटिंग के ज़रिए लोगों को तासुर दे दे, जैसे वो हथकड़ी पहनाई गई है, तो इसी तरह वो सुलह के कंडीशन में है, तो लोग जो जिसके क्रिमिनल जो एक्टिविटीज़ है वो ख़त्म हो जाएंगे, लोग एक बिज़नेस की तरफ, एक आर्ट की तरफ, एक अच्छे शहरी और पाकिस्तानी की तरफ आएंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि ये एक कार खैर भी है और इनका शौक़ भी है, क्योंकि ये लोग जब जेल से जाएंगे तो एक जो है मुस्बत सोच लेकर ये कैदी जाएंगे और पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा करेंगे। जी जबरदस्त। देखिए एक तो ये जेल, जब हमने इसकी शक्ल देखी, मैं तो हैरान, ये तो जेल कम और कोई लर्निंग इंस्टीट्यूट ज्यादा लग रहा है। जेल जाने का दिल चाह रहा है, ऐसी जगह लग रही है, साफ सुथरा और बड़ा ही जिसको कहते हैं नीट क्लीन। वही। और फिर दूसरी चीज ये कि जो एक्टिविटी है पेंटिंग की, जाहिर है आप रंगों से खेल रहे होते हैं, खूबसूरती की तरफ जा रहे होते हैं, तो वो जहन पर कितना अच्छा असर डालती है ये एक्टिविटी। ये जो लोग हैं जो जेल जाते हैं, हमारा मकसद क्या होता है किसी को जेल में भेजने का, कि वो रिहैब हो, बिल्कुल सीख के एक बदला हुआ इंसान या एक बेहतर इंसान बन के आप बाहर निकलें। जनरली क्या होता है जेलों में कि वो उससे बुरा मुजरिम बनकर बाहर निकलता है, बिल्कुल बदले की आग में वो झुलस रहा होता है, और जिसको कहते हैं ना कि वो बस कहता है मैं सबसे बदला लूं, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, वो एक अजीब स्टेट ऑफ माइंड से निकलता है जब वो जेल में सजा काट। ये जो एक्टिविटी है दिस इज पॉजिटिव, और इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज होनी चाहिए, हर जेल में होनी चाहिए। वेरी पॉजिटिव जी, जबरदस्त। अच्छा एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जरा एक और बड़ा अहम मामला है जिंदगी का, उस पर बात करेंगे, लेकिन एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद हाजिर होते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
वेलकम बैक सब सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। अब बात करते हैं कुछ दही की, और ये वो दही नहीं है जो हम कर रहे होते हैं, ये वो दही नहीं है जो हमारे साथ हो रही होती है, ये दही है वो जो खाने वाला जो दही होता है। इसके बारे में एक अहम मामला ये है कि ये दही होता है या होती है, इसको भी सॉल्व किया जाए। ये तो आज तक ना पता चला, ये नहीं हो सकता। हम हमारे यहाँ तो कहते हैं होता है, दही खाना है। अच्छा, दही खा, दही पड़ा हुआ है, होता भी है, दही रखा हुआ है। हाँ, ये जैसा भी है, जिसका जो चाहे जिस तरह उसको जिस जेंडर में उसको लगा ले। आजकल तो वैसे ही सेल्फ परसीव जेंडर की खुराफात चल रही है, लेकिन बहरहाल उसको छोड़ें। अब आ जाते हैं मामला कि अगर आप दही रोजाना खाएं तो आपके जिस्म पर क्या असरात होंगे उसके मुरतब। इस पर हमने बात करनी है। न्यूट्रिशनिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं अनीसा सुहेल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू अनीसा। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, जबरदस्त। तो ये बताइए, दही खा के आई हूं मैं, दही खा बहुत अच्छी बात है, मैं भी खा के आई हूं। बस सही है, जबरदस्त, ठीक है। अब तो ये हमने आधा वर्डिक्ट आप दे लोग दिया, आपस में दही दही कर लें, मैं जरा साइड पे बैठूं। लेकिन बॉन्डिंग द बेसिक क्वेश्चन व्हिच ही आस्क्ड के क्या दही रोजाना खाना इज गुड और बैड? ओके, तो पहले मैं एक बेसिक न्यूट्रिशनल प्रोफाइलिंग की बात करती हूँ कि दही अगर एक एवरेज आप क्वांटिटी लेते हैं 100 ग्राम्स तकरीबन, जो कि आधा कप लगभग बनता है, उसमें न्यूट्रिएंट्स क्या कुछ होते हैं। उसमें तकरीबन 50 से 60 के करीब कैलोरीज होती हैं और बड़ा अच्छा प्रोटीन का सोर्स है। आधे कप में 100 ग्राम्स में 3.5 ग्राम प्रोटीन होती है। अगर आप एक कप करो तो ऑलमोस्ट 8 से 9 ग्राम के दरमियान इसमें प्रोटीन बन जाती है, जो कि बड़ी अच्छी सोर्स है। तो इसकी वजह से इसको प्री वर्कआउट स्नैक के तौर पर भी लिया जाता है। अगर आप कोई वे प्रोटीन या कोई शेक वगैरह नहीं ले रहे तो ये बड़ा अच्छा इसका ऑप्शन है। और यही रीजन है कि इसको नाश्ते में भी लिया जाता है, क्योंकि वो एक अच्छी सोर्स ऑफ प्रोटीन है। लोग सहरी में बहुत खाते हैं। हाँ बिल्कुल, तो वो उसकी अभी मैं रीजन भी बताऊंगी। उसमें 88% वाटर होता है। अगर आप तकरीबन 100 ग्राम्स की क्वांटिटी में लूंगी, उसमें अगर आप वाटर की क्वांटिटी देखें तो ऑलमोस्ट 80-88% होती है। तो बड़ी अच्छी उसकी वो रीजन है। और उसके अलावा फिर फॉस्फोरस होता है, उसमें कैल्शियम होती है। इसके अलावा मैग्नीशियम होता है। तो फॉस्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये हमारे बोन हेल्थ के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक चीज होती है BCCAs, यानी कि इसमें जो प्रोटीन होती है वो हमारे मसल हेल्थ के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसमें वो टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इसमें शुगर की, तो इसमें शुगर वैसे तो कंटेंट कम होता है, लेकिन जो शुगर इसमें टाइप होती है जो लैक्टोज शुगर होती है, वो मतलब मिल्क में लैक्टोज शुगर होती है, लेकिन जब दही में वो आती है तो वो कन्वर्ट हो जाती है लैक्टिक एसिड में। अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि जो लोग जिनको दूध हजम नहीं होता, जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है, उनके लिए बड़ा अच्छा सोर्स है कैल्शियम का। हो जाता है, उनको दही हजम हो जाता है। कुछ लोगों को वो भी नहीं होता, बट वो बहुत एक कस्टमाइज्ड इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच होती है, वो सबका अलग-अलग होता है, बट जनरली हो जाता है। इसके अलावा एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी वजह से दही को सुपर फूड कहा जाता है, वो है दही में प्रोबायोटिक्स की प्रेजेंस। अब प्रोबायोटिक्स होते क्या है, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं तो वो लाइव बैक्टीरिया होता है, मतलब जीते जागते छोटे छोटे बैक्टीरिया, एग्जैक्टली जरासीम। वैसे तो हम समझा जाता है कि जरासीम हमें बीमारियां लगाते हैं, लेकिन गुड बैक्टीरिया होता है, बैड बैक्टीरिया होता है। गुड बैक्टीरिया वो होता है जो हमारे हेल्थ के लिए एक्चुअली इंपॉर्टेंट होता है। हमारे गट में नेचुरली अल्लाह ताला ने बहुत ढेर सारी क्वांटिटी में लाइव बैक्टीरिया रखे हुए हैं और उसके अपने अपने फंक्शंस होते हैं। हर एक जो हमारा बॉडी सेल होता है उसके कंपैरिजन में 10 लाइव बैक्टीरिया पाए जाते हैं हमारे गट में। एग्जैक्टली और इसी वजह से अब साइंटिस्ट, जैसे दिल एक ऑर्गन है, लबलबा एक ऑर्गन है, उसी तरह से गट को, हालांकि गट हमारा मुंह से लेके पूरा लार्ज इंटेस्टाइन तक होता है, पूरा उसको बोलते हैं गट, लेकिन साइंटिस्ट अब इसको एक कलेक्टिवली एक ऑर्गन कंसिडर कर रहे हैं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि इसमें एक इतनी सिनर्जिस्टिक एक्टिविटी होती है इन सारे लाइव बैक्टीरिया की। अब ये करते क्या है प्रोबायोटिक्स हमारे लिए? दही वाले बैक्टीरिया हमारे एग्जैक्टली हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज करते हैं, या हमारी कुव्वत मुदाफियत को इंक्रीज करते हैं। और ये कैसे करते हैं? जो प्रोबायोटिक्स होते हैं हमारे बॉडी में, वो बेसिकली ट्रेन करते हैं, ट्रेनर्स होते हैं हमारे बॉडी के सोल्जर्स के, कि अगर कोई जरासीम आया तो आपने इसको इस तरह से आइडेंटिफाई करके इस तरह से उसे लड़ाई करनी है। तो इसको इम्यूनोमॉड्यूलेटरी इफेक्ट बोलते हैं। तो ये काम होता है प्रोबायोटिक्स का। इसके अलावा विटामिन का सिंथेसिस, हमारे बॉडी में सिर्फ 2 विटामिन हैं, विटामिन डी और विटामिन B3 नायसिन। इन 2 विटामिन के अलावा तमाम तरह विटामिन हमारे गट में सिंथेसाइज होते हैं, और ये सिंथेसिस तब तक मुमकिन नहीं होता जब तक हमारे प्रोबायोटिक्स सही तरह से काम ना कर रहे हो। तो ये प्रोबायोटिक्स होते उन सारी
खाने वाली चीज़ों में है जिनमें लाइव कल्चर होता है या जिसको हम फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स बोलते हैं। तो इसके एग्जैक्टली चीज़ फर्मेंटेड होता है। इसके अलावा केफीर, पहले तो केफीर पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं था, लेकिन दही और लस्सी जैसा ही एक चीज़ होती है जो कि लोकली इतना अवेलेबल नहीं था पहले, लेकिन अब स्मॉल बिजनेस ओनर्स घर में कहीं ना कहीं से केफीर का कल्चर ला के, जैसे रशिया में बहुत पाया जाता है, हाँ एग्जैक्टली उसको, तो वो अब लोकली अवेलेबल हो गया है। इसके बाद किमची भी होता है, किमची बंद गोभी बंद गोभी का अचार होता है जो कि कोरिया में बहुत, कोरिया का बड़ा मशहूर है, कोरिया में होता है लाइव कल्चर। हाँ जी, ये भी एक फर्मेंटेड प्रोडक्ट है। तो सारे फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स में प्रोबायोटिक्स, मतलब वो जिसके अंदर जरासीम हो। हाँ जी, जिसमें हमारे अचार में अचार में भी होता है, पिकल उसमें क्यूकम्बर वगैरह में भी होता है। तो ये इसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट वो चीज़ है। ज़्यादा मुश्किल अंग्रेजी हो जाती है ना मेडिकल साइंस की क्लास में, मैं इसीलिए मैंने कहा नहीं भाई ये मसला है। फर्मेंटेड यानी कि वो ग्रो कर रहे हो, वो लाइव होता है। आप ऐसे समझे जैसे आप एक जिंदा, मतलब जिंदा चीजों के वो खा रहे हैं। वो नजर नहीं आएगा, लेकिन बेसिकली उसके अंदर उस प्रोसेस में दूध को दही बनाने में वो जरासीम ही अपना किरदार अदा कर रहे हो। तो अब इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे बॉडी की तकरीबन 70% इम्यूनिटी और हमारे बॉडी का 90% सेरोटोनिन जो है वो गट में सिंथेसाइज होता है प्रोबायोटिक्स की हेल्प से। अब ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ऑब्वियसली 70% कुव्वत मदाफ़त हमारी गट से ताल्लुक़ रखती है, और 90% सेरोटोनिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो कि एक हैप्पी हार्मोन होता है जो कि एक्सरसाइज के नतीजे में रिलीज होता है। डोज के नाम से वो होता है, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स, ये सारे हैप्पी हार्मोन्स होते हैं। तो ये हमारे मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब मतलब इसी वजह से, क्योंकि इसके इतने सारे फ़वाइद है, इसी वजह से दही को सुपर फूड कहा जाता है। लेकिन इसको हमें खाते हुए, कंज्यूम करते हुए ध्यान भी रखना है। अब ये नहीं कि अब पता लग गया है इसके इतने फ़वाइद हैं तो सुबह दोपहर शाम बस दही कितना खाना चाहिए और टाइमिंग क्या, कौन से वक्त में खाएं? अच्छा, इसका ये है कि दही क्योंकि एक डेयरी प्रोडक्ट है, एक एनिमल फैट इसको कंसिडर किया जाता है, तो आपके हर बंदे के जो इंडिविजुअल कैलोरीज हैं उसमें जितनी फैट की परसेंटेज बनी है अमूमन वो 25 से 30 होती है, अनलेस आप किसी हाई फैट डाइट पे ना हो। उसके मुताबिक आप उसको पोर्शन में रख सकते हैं, मतलब दिन में 1 से 2 मरतबा तो आप जरूर लें इसको। कितना? 100 ग्राम्स, 100 to 250 ग्राम्स, ये रेंज हो सकती है। 2-3 टेबल स्पून हो गया, के दरमियान आधा कप से पूरे कप के दरमियान, क्योंकि पूरा कप जो होता है वो 250 एक पाव का होता है, 250 ग्राम्स। अच्छा, अब ये तो आपने बता दिया कि 1 से 2 वक्त, अब वो 2 वक्त 1 से 2 वक्त कौन से हैं जिसमें मैक्सिमम बेनिफिट होगा? अच्छा, आई थिंक कि सबसे जो सुबह का होता है ना, सुबह की कंजम्पशन, वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है और वो फायदेमंद भी बड़ी होती है, क्योंकि निहार मुंह तो नहीं, उसमें प्रोटीन की सोर्स होती है। तो प्रोटीन का फिर ये होता है कि आपको वो पूरे दिन के लिए, एक तो वो लेट डाइजेस्ट होती है, क्योंकि अगर आप पराठा खाएंगे ना तो 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद आपको बाहर भूख लग जाती है। लेकिन अगर आप अंडा या कोई कबाब या कोई दही वाली चीज खाएंगे जिसमें प्रोटीन हो बेसिकली, वो क्योंकि लेट बॉडी डाइजेस्ट करती है, लेट आहिस्ता आहिस्ता उसकी एनर्जी रिलीज होती है, तो वो उसकी ड्यूरेशन ज्यादा होती है, उसका स्पैन ज्यादा होता है, हमारे गट में वो ट्रांजिट टाइम उसका ज्यादा होता है। तो ये इसका एक वो रीजन होता है। अच्छा, एक और चीज, प्रोबायोटिक्स जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस में बड़ी हेल्प करते हैं। अच्छा। मतलब अगर शुगर के मरीज या PCOS के जो पेशेंट्स हैं, प्रोवाइडेड PCOS का मैं मेंशन करूं कि बहुत सारे लोग जो PCOS होते हैं, जिन औरतों को, वो उनको डेयरी सूट नहीं करती, तो अगर तो आप उनमें से हैं तो फिर आप अवॉइड करें। लेकिन अदरवाइज इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए दही बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि हमारे प्रोबायोटिक्स ब्लड शुगर को नॉर्मलाइज करने में भी हेल्प करते हैं। ये शुगर को भी कंट्रोल करता है, लेकिन बहुत सारे लोग जो दही में चीनी मिलाकर खाते हैं, हाँ, वो नहीं खाना चाहिए। शुगर तो वैसे ही नहीं खानी चाहिए, क्योंकि शुगर व्हाइट पॉइजन इसको ऐसे नहीं कहते, महंगी भी है। एक बकायदा एक एडिक्शन होती है ये, क्योंकि शुगर जब हम लेते हैं उसका जो मैकेनिज्म होता है पूरा, वो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे हम नॉर्मल को, जैसे ओपीएम में कोई भी ऐसे ड्रग वगैरह ले रहे हैं, तो वो हमारे डोपामिन को जाके हिट करता है, और शुगर को आप बेसिकली नशे की कैटेगरी में रख सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। आपने देखा नहीं, जंक फूड एडिक्शन होती है, शुगरी बेवरेजेस की एडिक्शन, मतलब आपको बकायदा क्रेविंग होती है और कुछ समझ नहीं आता, डिजीनेस होती है, ड्राउजीनेस होती है। लेकिन मुझे अंदाजा है कि लोगों के जिन लोगों को होती है उन लोगों से पूछा, वो नहीं सर्वाइव कर सकते। और जो दुनिया में ममालिक इन चीजों को समझते हैं कि भाई शुगर से कितना नुकसान होता है, उन्होंने शुगर टैक्स भी लगाया हुआ है बाकायदा तौर पर, टू डिस्करेज। बिल्कुल, ऐसे आइडिया मत दो, खुदा का वास्ता है शिफा,
गवर्नमेंट को। टू डिस्करेज द यूज ऑफ शुगर टैक्स। वो अलग बात है कि बेवरेजेस में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, और वो कंपनीज जो शुगर इस्तेमाल कर रही हैं वो शुगर टैक्स देती हैं बेसिकली, जिस तरह हमारी फिजी ड्रिंक्स की कंपनीज हैं उन ममालिक में, यहाँ पर तो नहीं, लेकिन ये है कि वो देते जरूर हैं। ये बताएं कि दही की कौन सी फॉर्म ज्यादा बेहतर है कंज्यूम करना? एक घर में बना हुआ दही है, एक बाजार में खुला दही है, और एक वो है डब्बे वाला दही, तो ज्यादा बेहतर कौन सा है? मुझे मेरी पर्सनल क्योंकि अप्रोच ऐसी है, मुझे लगता है कि घर के बने हुए दही सेफ है, हाइजेनिक है, आपको पता है कि उसका कहाँ से एग्जैक्टली क्या दूध चल है और किस तरह से आपने उसको लगाया है। इवन जो बाहर वाले लगाते भी हैं, जो बाहर खुला दही मिलता है, उसमें भी वो फिर कुछ ऐसे एजेंट्स डालते हैं, उसको एगर या वो जेलेटिन जो जमाने वाला एजेंट होता है वो डाला जाता है, स्पेशली सर्दियों में क्योंकि टेम्परेचर कंड्यूसिव नहीं होता। एक 37 एक मतलब एवरेज टेम्परेचर होता है जिसपे वो जो बैक्टीरिया है वो ग्रो करता है, तो क्योंकि सर्दियों में ठंड होती है तो वो इतनी रात पूरी जमता नहीं है दही, तो वो फिर उसमें कोई ना कोई चीज डालते हैं, तो वो ध्यान रखना चाहिए। तो मतलब नेचुरल जो घर में लगा वो मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी घर वाली, सेकंड जो है वो बाजार का खुला वाला, और फिर डब्बे वाला। हाँ, क्योंकि मेरी पर्सनल अप्रोच ऐसी है, लेकिन बहुत सारे वर्किंग विमेन हैं या वर्किंग लोग हैं, 9 to मतलब उनके पास टाइम नहीं होता, तो उनके लिए फिर वो बाहर जो डब्बे वाला दही होता है दैट इज मोर देन ओके, लेकिन फिर आप उसको देखें कि वो मतलब फ्रूट योगर्ट ना हो, या उसको क्या कहते हैं क्या फ्रोजन योगर्ट या जो फ्लेवर्ड योगर्ट्स होते हैं स्पेशली, या जो फ्रोजन योगर्ट से बनी हुई आइसक्रीम्स या डिजर्ट्स वगैरह होते हैं, बेसिक दही हो बस, सिंपल। हाँ, क्योंकि उसमें फिर वो एडेड शुगर होती है और प्रिजर्वेटिव्स वगैरह होते हैं, तो वो फिर एक दफा खाने पे तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब आप मुसलसल उसको खाते रहते हैं। अगर कोई शख्स रोजाना, कोई समझ ले 1 महीने तक या 3 महीने तक एक पाव दही रोजाना खा रहा हो, उसकी जिस्म में क्या क्या चेंजेस आ जाएंगे? उसकी गट हेल्थ बड़ी स्ट्रांग हो जाएगी, उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उस इंसान को खुद महसूस होगा कि वो बहुत स्ट्रांग हो गया। हाँ, बिल्कुल। मेरे मतलब मेरे पर्सनल एग्जांपल है, मेरे फादर ने ट्राई किया, मेरी मदर ने ट्राई किया। मेरी मदर ग्लूटेन इंटॉलरेंट है, तो वो जब उनको पता चला तो वो ऑब्वियसली उन्होंने आटा तो चेंज किया, लेकिन उनकी जो गट की लाइनिंग है, यानी जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन जो बड़ी आंतें हैं, उनकी जो लाइनिंग होती है वो बहुत हद तक डैमेज हो चुकी थी, उनको दर्द होता था और वो सारा कुछ, तो वो रेगुलर दही की कंजम्पशन से वो हील हो जाती है, क्योंकि उसका बिल्कुल एक मतलब आखिर छोटा सा उसमें कर दो। लस्सी तो खैर क्या ही बात है, लेकिन लस्सी वस्सी भी सही है, वो भी फर्मेंटेड ही होता है और उसको भी लेना चाहिए। बस ये है कि एनिमल फैट, अगर आप हाई कोलेस्ट्रॉल है या आपकी फैमिली में कोलेस्ट्रॉल, अगर आपको पता है कि टेंडेंसी है कि कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, तो उसको फिर जरा ध्यान से लेना। मैं यही पूछने वाला था कि किन लोगों को दही नहीं लेना चाहिए या कम करना? नहीं, मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि कोई भी फूड ग्रुप को ना कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं करना होता, बैलेंस अप्रोच रखनी होती है, तो उसको मॉडरेशन में। थैंक यू अनीसा साहिबा, बड़ा हमारा डिटेल्ड दही का सेगमेंट लगा। अब ये अगर हमने आप लोगों के दिमागों की दही की है तो ये यकीन करें कि लॉन्ग टर्म में आपको सेगमेंट का फायदा होगा। ये दिमाग की दही नहीं थी। आज के प्रोग्राम में इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।